अध्याय 21 ड्रंक आउट ऑफ कंट्रोल पैम्पर्ड चेबॉल डिजाइन जेंटल ट्रैप चैप्टर 21। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 21 अध्याय 21 बार का मालिक झगड़े में मध्यस्थता करने आता है। जोड़ अध्याय 21 बार मालिक झगड़े में मध्यस्थता करने आता है। शेन युआन ने सहजता से मुस्कुराया, लेकिन तुरंत ही एक उदार लेकिन दुखी भाव में ढल गई और गु चेन की अकड़ी हुई बांह पर अपना हाथ रख दिया, जो उसके सिर में रक्त प्रवाह के कारण अकड़ी हुई थी। बेटा, गुस्सा मत करो। तुम्हारी बहन अभी जवान है, यह अच्छी बात है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके अलावा मैंने भी उसे मारा था, इसलिए गलती मेरी ही थी। मेरी बहन के चेहरे से खून बह रहा था, इसलिए उसके बॉयफ्रेंड का उसका बचाव करना स्वाभाविक था। भला कौन अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा नहीं करेगा। अब जब तुमने चेन लेई को भी मार दिया है तो चलो इसे और आगे न बढ़ाएं, वरना मुझे डर है कि वे दोनों पुलिस को बुला लेंगे। अंतिम दो शब्दों ने चेन लेई के रडा को सक्रिय कर दिया। शेन युआन के बोलने से पहले ही फिर चेन लेई ने गु चेन की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं पुलिस को बुला रहा हूं। गु चेन, शेन युआन के मुख को देखकर ऐसा लगता है मानो उसे आशीर्वाद मिला हो। चेन लेई कितना बदल गया है। अभी थोड़ी देर पहले तो वह लड़ने ही वाला था और अब वह पुलिस को बुलाने जा रहा है। क्या उसमें जरा भी इज्जत नहीं बची। अगले ही पल गु चेन को महसूस हुआ कि उसकी बांह को और भी कसकर पकड़ा जा रहा है। शेन युआन ने चिंता भरी नजरों से उसकी ओर देखा, फिर घबराकर उन दोनों से बात की जो जमीन से उठ रहे थे। पुलिस को मत बुलाओ, ये मेरी गलती है, कृपया पुलिस को मत बुलाओ, वरना मैं अपनी बहन से उन्हें वापस फोन करवा दूंगी। ठीक है। आप क्या कर रहे हो। गु चेन स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें थाली की तरह चौड़ी हो गईं। चेन लेई ने ही इसकी शुरुआत की थी। अगर वे इसकी रिपोर्ट भी करते तो भी वे सही होते। उसने किसी और को पलटवार करने के लिए क्यों कहा। फिर उसने अपने कान में शेन युआन को डरते हुए बोलते हुए सुना, बेटी, तुम जल्द ही ग्रेजुएट होने वाली हो। अगर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो वो तुम्हारी फाइल में दर्ज हो जाएगा। वो बस अपनी बहन का बदला लेना चाहता था, तो उसे लेने दो। मैं ठीक हूं। उन्हें स्वयं काफी सौम्य व्यक्ति माना जाता है। शेन युआन, अगर कोई आपको अपशब्दों से अपमानित करे या धक्का देकर गिरा दे तो बिना मन में कोई द्वेष रखे इसे जाने दें। अब तो वह अपने भविष्य की खातिर 2 थप्पड़ खाने को भी तैयार है। चेन लेई ने लुओ चुसु की बांह पकड़ ली और उसे आगे धकेलते हुए कहा, जाओ पलटवार करो। लुओ चुसु ने स्तब्धता और भ्रम में चारों ओर देखा और अंत में अपनी ओर इशारा किया। हाँ, सही कहा, क्या उन्होंने तुम्हें उन्हें मारने नहीं दिया। मेरी पत्नी होने के नाते मैं तुम्हें कभी भी किसी तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लुओ चुसु ने चेन लेई से इतनी मर्दाना हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह ये बात और भी अच्छी तरह जानती थी कि शेन युआन सिर्फ नाटक कर रही थी। क्या वह फोन करने गई थी। अगर वह सचमुच उसे मारती है तो शायद अब से उसे सोते समय बारी बारी से पहरा देना पड़ेगा। चेन लेई उसे आगे की ओर खींचता रहा और लुओ चुसु फूट फूट कर रोने लगी। मैं नहीं लड़ूंगा, इसे जाने दो। शेन युआन की बातें सुनने और चेन लेई के कार्यों को देखने के बाद गु चेन, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा खून गले तक दौड़ गया हो। उसके मन में केवल एक ही विचार था, भले ही चेन लेई ने सचमुच इसकी सूचना दी हो और यह सचमुच गु चेन के लिए एक बड़ी बात साबित हुई हो, वह इस अन्याय को सहने देने के बजाय खुद जेल जाने को तैयार था। जाओ और इसकी रिपोर्ट करो। गु चेन ने शेन युआन को अपने पीछे खींच लिया। मेरे लोग दबने वाले नहीं हैं। चेन लेई ने एक टिश्यू पेपर पकड़ा हुआ था और वह अपने चेहरे पर आई उल्टी को जोर से पोंछ रहा था। टिश्यू पेपर ने उसके चेहरे के लगातार बिगड़ते भावों को छुपा दिया। चेन लेई पागल हो रहा है। क्या हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं। वह पहले ही यह बात कह चुका है, इसलिए उसके लिए इसकी रिपोर्ट न करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर मिस शेन का प्रेमी सचमुच संतरों के बीच से कुछ निकाल ले तो क्या यह उसकी मौत का कारण नहीं बनेगा। चेन लेई, मैं हर दिन बहुत कष्ट झेल रहा हूँ। चेन लेई के हिचकिचाने के ठीक बाद सिगरेट पीने के लिए बाहर गए लिन बेई और लू यू अपने कार्ड धारकों के पास लौटे तो पाया कि वे गायब थे। वे आखिरकार देर से पहुंचे और भीड़ में से धक्का मुक्की करते हुए इस तमाशे को देखने में कामयाब हुए। इन चारों को देखिए, ये जोड़े में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों महिलाएं फूट फूट कर रोईं, उनके चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। गु चेन गुस्से में दिख रहा था। चेन लेई उल्टी से लथपथ था और उसकी सफेद कमीज की छाती पर जूते का एक बड़ा निशान था। लिन बेई और लू यू दोनों अवाक रह गए। अभी सब ठीक था।
तुम्हारे साथ क्या गलत है? जब चेन लेई ने उन्हें आते देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने किसी उद्धारकर्ता को देख लिया हो। हताश होकर वह उनके पास दौड़ा और कुछ कहा। भाइयों, आप दोनों ही फैसला करें। मैं कोई तर्कहीन व्यक्ति नहीं हूं। चेन लेई ने पुलिस को बुलाने के विषय को जल्दी से बदलने की कोशिश करते हुए संक्षेप में स्पष्टीकरण दिया। मुझे लगा कि लिन बेई और लू यू गू चेन के लिए मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। काश वे दोनों कुछ शब्द आपस में बोल पाते। इन सब ने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली है। रहने भी दो। चूंकि हम सब पुरुष हैं, इसलिए इस बात को लेकर ज्यादा बवाल न करें। चेन लेई ने किसी तरह अपनी इज्जत बचाने का रास्ता ढूंढ लिया। दया, आप इसकी रिपोर्ट करें। चेन लेई की अचंभित निगाहें गू चेन, लिन बेई और लू यू पर घूम गईं। हा, सच में सुन्न हो गया है। शायद अंततः बेचारे चेन लेई पर ईश्वर की कृपा हुई और अंत में ये कठिन विकल्प उन पर नहीं थोपा गया। बार का मालिक बार के सुरक्षा गार्डों के साथ आया। कई हटे-कट्टे सुरक्षा गार्डों ने शौचालय के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रही भीड़ को तितर-बितर कर दिया और लोगों के समूह को बाहर खींच लिया। ... कुछ ही देर में समूह को बाहर ले जाया गया। बार का मालिक लगभग 30 वर्ष का एक व्यक्ति था, जिसने अपनी बेल्ट में एक काली कमीज डाल रखी थी, जो उसके पेट को दबाने से फूली हुई लग रही थी, जिससे संकेत मिलता था कि उसने काफी शराब पी रखी थी। अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने गंभीर भाव बनाए रखा। फिर वे बाहर आए और बाहर खड़े कुछ लोगों के सामने खड़े होकर विवाद को सुलझाने का प्रयास करने लगे। आप सभी ग्राहक हैं जिन्होंने यहाँ पैसे खर्च किए हैं। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता या आपको बाहर नहीं निकालना चाहता। गू चेन को देखते हुए चेन लेई और अन्य लोगों ने भौहें चढ़ा लीं, उनके चेहरे बेबसी से भरे हुए थे। हमें सबसे ज्यादा डर झगड़ों और अशांति में फंसने का है। अगर मामला गंभीर हो जाता है और कुछ और हो जाता है, तो हम जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। अगर पुलिस जांच के लिए आती है तो हम अपना कारोबार नहीं कर पाएंगे। दूसरे पक्ष के सच्चे शब्दों को देखकर गू चेन को बेहद अपराध बोध हुआ। व्यापार में उसे इसी तरह की बातों से सबसे ज्यादा डर लगता था। वह अंदर जितना उत्तेजित था, अब उतना नहीं है, और उसे एहसास हो गया है कि उसने वास्तव में दूसरी दुकान के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। मुझे बहुत खेद है भाई। देखो हमने कितना नुकसान पहुंचाया है। मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगा। बार मालिक ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे बस डर था कि आप लोग मामला और बिगाड़ देंगे। मैंने दूसरे ग्राहकों से शौचालय में हुई घटना के बारे में सुना। दोनों लड़कियां आपस में झगड़ रही थीं, एक दूसरी को मार रही थी, दूसरी धक्का दे रही थी, और आप दोनों युवक अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सके, इसलिए आप उनका बचाव करने चले गए। बार मैनेजर ने चेन लेई की ओर देखा और कहा, युवक, तुम्हारे शरीर पर लगी ये लात मामूली चोट भी नहीं है। तुम असल में एक युवती को मारने की योजना बना रहे थे, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की भी संभावना नहीं है। हम सब युवा हैं, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे बड़ा चढ़ाकर किसी अप्रिय घटना में बदल दिया जाए। मैंने देखा कि आपकी मेज पर बैठे सभी लोग अच्छा समय बिता रहे थे, सभी दोस्त और परिवार के सदस्य थे। चेन लेई ने अपनी कनपटी रगड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वह पहले हिचकिचा रहा था और सोच विचार कर रहा था, लेकिन अंततः मान गया हो। आखिरकार किसी ने उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। हाँ, मैं अभी थोड़ा बेकाबू हो गया था। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी महिला पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने उस लात को बिल्कुल सही तरीके से सहा। चेन लेई ने सबसे पहले मित्रता का भाव व्यक्त किया, यहाँ तक कि उसने गू चेंग की ओर देखा, मानो वह शत्रुता को मित्रता में बदलना चाहता हो, लेकिन गू चेंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गू चेंग ने उस पर आवेग में आकर हमला नहीं किया। चाहे चेन लेई ने शराब के नशे में आवेगपूर्ण तरीके से काम किया हो, उसने शेन युआन पर हमला करने का कदम पहले ही उठा लिया था, और अगर ऐसा दोबारा भी होता तो वह निश्चित रूप से ऐसा ही करता। उन्होंने विषय को टाल दिया और केवल इतना ही कहा, चलिए हिसाब लगाते हैं कि इस खाने पर कितना खर्च आएगा, इसे आपस में बांट लेते हैं और फिर आज का काम खत्म करते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं ट्रीट दूंगा, तो मैं ट्रीट दूंगा। गू चेंग ने अपना सिर हिलाया। वह पहले चेन लेई और लुओ चुसू के साथ मामले को बराबरी से सुलझाना चाहता था, और अब वह उनके साथ किसी भी तरह का कोई संबंध या सामाजिक मेलजोल नहीं रखना चाहता था। जरूरत नहीं। एक तरफ खड़े बार मालिक ने मामले को सुलझाने से पहले चुपके से शेन युआन की ओर देखा। हमारा मिलना किस्मत की बात थी। तुमने ज्यादा देर तक शराब नहीं पी थी, इसलिए मैं तुम्हें अभी जाने दे रहा हूं। अंदर से मेरा मूड भी कुछ ठीक नहीं था। ये खाना मेरी तरफ से है। रात में ठंडी हवा चल रही थी।
उन्होंने इस पर काफी देर तक चर्चा की। अंततः वह गु चेन के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर सका। उनकी शराब पीने की पार्टी इस बात पर खत्म हुई कि वे बार के बाहर खड़े होकर हिसाब लगा रहे थे कि हर व्यक्ति को कितना भुगतान करना चाहिए। उन्होंने ज्यादातर बियर ही मंगाए, सिवाय ब्लू रिबन की 2 बोतलों के जो चेन लेई ने खाने के बीच में मंगाई, जो काफी महंगी थी। हालांकि चूंकि उन्हें शराब पीने की आदत नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ 1 बोतल ही पी। उन्होंने 1 बोतल का पैसा वापस कर दिया। मालिक ने उन्हें छूट भी दी। खाने पीने का खर्च मिलाकर कुल बिल 10,000 युआन से कम आया। वे 6 लोग थे, इसलिए उन्होंने बिल को बराबर बांट लिया और हर व्यक्ति को 1,000 युआन से थोड़ा ज्यादा मिला। शेन युआन ने लिन बेई और लू यू को बुलाया। गु चेंग नहीं चाहता था कि वे भुगतान करें, और जब शेन युआन ने भुगतान करने की पेशकश की तो उसने इनकार कर दिया। अंत में गु चेंग ने पेय पदार्थों के लिए पैसे उन चारों को दे दिए। लुओ चुसु पूरे रास्ते अपना चेहरा ढके रही। वह असहज महसूस कर रही थी और चेहरे पर लगे घाव से उसे दर्द भी हो रहा था, इसलिए चेन लेई ने उसके लिए पहले कार में बैठने की व्यवस्था की। चेन लेई ने एक नामित ड्राइवर को बुलाया, उनसे बिल का भुगतान किया और फिर समूह के साथ गाड़ी चलाकर चले गए। #22 अध्याय 22 क्या तुम मुझे चूमना चाहते हो? जोड़ अध्याय 22 क्या तुम मुझे चूमना चाहते हो? अंत में बार का पार्किंग स्थल खाली और शांत था, वहां केवल गु चेंग ही मौजूद था। शेन युआन, लिन बेई, लू यू और बाकी 3 आज की शराब पार्टी में मौजूद लोगों का समूह बेतुका था, और अंततः यह एक हास्यास्पद तमाशा बनकर रह गया जिसका अंत बेहद अप्रिय रहा। हालांकि अब केवल 4 ही बचे थे, लेकिन माहौल पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गया था। यहां तक कि लिन बेई और लू यू, ये दोनों कार्यकर्ता भी आहें भर रहे थे और शिकायत कर रहे थे। लू यू ने कहा, अगर हमें पता होता तो हम यूं ही इधर उधर भटकते नहीं। हम तुम दोनों की मदद कर सकते थे। गु चेंग ने हंसते हुए कहा, चलो, अगर तुम दोनों सचमुच मदद करने आओगे तो यह वाकई में सार्वजनिक उपद्रव बन जाएगा। मुझे उन दोनों के साथ शराब पीने नहीं जाना चाहिए था, लिन बेई ने कहा। शेन युआन फरारी के बोनट पर झुककर दुखी स्वर में बोली, ये सब मेरी गलती है। मैंने सोचा था कि हम दोस्त बन सकते हैं। अपनी गलती का एहसास होते ही लिन बेई ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया। भाभी, आपकी मंशा अच्छी थी, मैं आपको दोष कैसे दे सकती हूँ? ये तो वो दोनों ही परेशान करने वाली हैं। लू यू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगा था कि चेन लेई ठीक है, लेकिन लगता है कि एक जैसे लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए तो उसकी और लुओ चुसु की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। मैं वहां थोड़ी देर खड़ा रहा, हवा का आनंद लेते हुए होश में आने की कोशिश की और थोड़ी देर बातचीत भी की। चलो वापस चलते हैं। लिन बेई ने लू यू की ओर देखा और उसे इशारा किया कि उसे बीच में दखल नहीं देना चाहिए। लू यू ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई चेंग, आप अपनी पत्नी के साथ रुकिए, हम छात्रावास वापस जा रहे हैं। अलविदा भाभी, मैं पहले उसे घर ले जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, गु चेंग ने कहा। उसके बगल में खड़ी शेन युआन ने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ रखा था। गु चेंग, वह लंबा खींचा हुआ स्वर ऐसा लग रहा था मानो कोई नखरे दिखा रहा हो। ये पहली बार था जब गु चेंग ने किसी को अपना नाम इतने सुंदर ढंग से उच्चारित करते हुए सुना था। मैंने उनसे आज साथ जाने का वादा किया था, अब जब मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं अपने दोस्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें आज घर छोड़ दूंगा। हम कल डेट पर जा सकते हैं। ठीक है। शेन युआन कार के बोनट पर बैठी थी, होठों को फुलाकर उसकी ओर देख रही थी और काफी नाराज लग रही थी। तुम बहाने बना रहे हो। गु चेंग ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, उन्होंने वास्तव में दिन के दौरान इस्तेमाल किया गया वही बहाना दोहराया। लिन बेई और लू यू स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम हैं, तो उन्हें आधी रात में गु चेंग की साथ की क्या जरूरत है? केवल शेन युआन की गतिविधियों की तीव्र गति ने गु चेंग की अपेक्षाओं को पार कर लिया था और उसने महसूस किया कि उसे पहले शांत हो जाना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है टिल, तुमने दिन में कहा था कि तुम आज उनके साथ जाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अपने दोस्तों को खोने नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, मुझे ज्यादा समझदार होना चाहिए। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बात मनवाने और मेरा ख्याल रखने के लिए कैसे मना सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करूंगी। शेन युआन ने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया, मानो उसे मुक्त कर रहा हो। उसने सौम्य और उदार मुस्कान बिखेरी। ये शब्द पूरी ईमानदारी से बोले गए थे, उनमें जरा भी नाराजगी नहीं थी। वह बहुत समझदार है। गु चेंग को उस पर थोड़ी दया आई। मेरा मतलब वो नहीं था। तुम मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हो, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखना मेरा ही अधिकार है। अगर सारे विकल्प विफल हो जाएं, तो क्या मुझे आज का दिन उसके साथ बिताना चाहिए? यदि प्रगति तेज हो तो ठीक है।
खैर, शेन युआन के पहले के शब्दों के अनुसार उन दोनों ने वह सब कुछ कर लिया है जो उन्हें करना चाहिए था। चाहे चीजें कितनी भी तेजी से आगे बढ़ें, क्या ये फिर भी डेटिंग ही नहीं है? मैं आज आपके साथ समय बिताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक शेन युआन खड़ी हो गई और लिन बेई और लू यू की दिशा में आवाज लगाए। लिन बेई, लू यू, आज रात छात्रावास मत जाओ। तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए इंतजाम कर देंगी। बू चेंग, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो परिपक्वता ऐसी दिखती है। डॉट 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 डॉट। आधे घंटे बाद डेन होटल की 27वीं मंजिल पर स्थित स्वीट। लिन बेई और लू यू एक मुलायम शुद्ध सफेद मखमली रजाई में दुबक गए और कमरे में मौजूद महंगे इत्रों की खुशबू का आनंद लेने लगे। मेरे बगल वाली अलमारी पर वेटर द्वारा लाए गए उच्च गुणवत्ता वाले फलों और आयातित स्नैक्स को देखकर उसने राहत की एक लंबी सांस ली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं डेन होटल में ठहरूंगा। इन विशाल फर्श से छत तक फैली खिड़कियों को देखिए, और बाहर एक स्विमिंग पूल भी है। एक रात के 20,000। एक रात के 20,000। लू यू ने अपना फोन ऊपर उठाया। स्क्रीन पर होटल के कमरों के रेट दिख रहे थे। तुम्हारी भाभी तो हद से ज्यादा अमीर है। क्या गु चेन कोई ख्वाहिशों पर आधारित उपन्यास पढ़ रहा है? नहीं, गु चेन को अभी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिन बेई हंस पड़ा। हम भाई सचमुच एक ख्वाहिश पूरी करने वाले उपन्यास की कहानी जी रहे हैं। सच कहूं तो मैंने हमेशा पुरुषों को ही महिलाओं का पीछा करते और अपनी सबसे अच्छी सहेलियों को अपनी सास की तरह मानते देखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी इस तरह का व्यवहार मिलेगा। बिल्कुल, काश जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहता। लेकिन हम हमेशा साथ में समय बिताते हैं, वास्तव में एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते और हर दिन उनका फायदा उठाते हैं। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? हम कंगाल हो जाएंगे। ये सच है। सबसे बुरी स्थिति में हम गु चेन को कुछ और बार पिताजी कहकर बुला सकते हैं और उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे हम समय से पहले ही एक बेटे का पालन पोषण कर रहे हों। डॉट 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 डॉट। 28वीं मंजिल पर स्थित प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर बाथरूम में पानी बहने की आवाज गूंज रही थी। शेन युआन अपना चेहरा धो रही है और अपना मेकअप हटा रही है। मैंने पानी बंद कर दिया, तौलिए से अपना चेहरा सुखाया और देखा कि गु चेंग दवाइयों का डिब्बा लेकर अंदर आ रहा है। क्या घाव गीला हो गया था? जब वे टैक्सी से होटल वापस जा रहे थे तब गु चेंग ने अपनी बाह पर 2 खरोंचें देखीं, जो संभवतः जमीन पर गिरने के कारण लगी होंगी। बार के शौचालय का फर्श साफ नहीं था। जब वह ऊपर आई तो गु चेंग ने उससे पहले अपने घाव का इलाज करने को कहा। लेकिन जैसे ही वह प्राथमिक चिकित्सा किट लेने के लिए बैठक कक्ष में गई, शेन युआन अपना चेहरा धोने के लिए अंदर चली गई। शेन युआन ने उसे अपनी बाह की जगह दिखाए। घाव के अलावा वहां एक गंदा धब्बा भी था जहां उसने जमीन पर गिरने पर खुद को रगड़ा था। नहीं, मैंने अपना चेहरा बहुत अच्छे से धोया है और मैं आपके द्वारा मेरे घाव का इलाज करने का इंतजार कर रही हूँ। सिंक काफी बड़ा था। शेन युआन मुड़ा और एक सूखी जगह पर झुक गया। एक हाथ में तौलिया लिए अपना चेहरा पोंछता रहा, जबकि दूसरे हाथ से उसने अपना घायल हाथ उठाकर गु चेंग को दे दिया। गु चेंग ने उसका हाथ पकड़ा, पहले आसपास की गंदगी को पोंछा और फिर सावधानीपूर्वक आयोडीन के फाहे से घाव को साफ किया। फुफकार टिल्ड, दर्द हो रहा है क्या? गु चेंग पोंछना जारी रखा। गु चेंग ने अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। दर्द हो रहा है क्या? दर्द, लेकिन मैंने अभी इसे छुआ नहीं है। शेन युआन का चेहरा गर्म पानी से नहाने के कारण लाल हो गया था। वह मनमोहक मुस्कान के साथ मुस्कुराए और गर्म पीली रोशनी में वह और भी आकर्षक लग रही थी। बोलते समय उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। इससे कोई दर्द नहीं होता, मैं तो बस तुम्हें रिझाने की कोशिश कर रहा था। गु चेंग मुस्कुराया, शेन युआन की असाधारण रूप से साहसी टिप्पणियों की समझ के आधार पर। दरअसल सवाल पूछते समय ही उन्हें इसका अंदाजा हो गया था। तो उसने उसे बेनकाब क्यों किया? गु चेंग ने उसके घाव को पोंछना बंद कर दिया और उस शांत तंग जगह में उसकी ओर देखा जहां वे एक दूसरे की दिल की धड़कनें भी सुन सकते थे। वह खुद भी अब खुद को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। गु चेंग, आज जब हम पेपर पास करने का खेल खेल रहे थे, क्या तुमने कभी मुझे चूमने के बारे में सोचा? उनकी सौम्य और प्रेरक आवाज के साथ गु चेंग की यादें मानो उस शोरगुल भरे बार में वापस चली गईं। आज जब वे कागज पास करने का खेल खेल रहे थे, हालांकि बात अंतरंगता तक नहीं पहुंची, लेकिन कागज उनमें से एक के होठों पर जा गिरा और जब दूसरा उसे उठाने गया। लेकिन 1-2 बार ऐसा भी हुआ जब नोट की लंबाई सिर्फ 2 या 3 सेंटीमीटर थी और उनके बीच की दूरी बहुत कम थी।
उनकी आंखें मिली और गु चेंग उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। गु चेंग खुद को एक सभ्य व्यक्ति मानता है, लेकिन वह जानबूझकर लोगों को धोखा देकर अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध बातें कहलवाना नहीं चाहता था, सिर्फ इसलिए कि वह खुद को एक गुणी सज्जन के रूप में प्रस्तुत कर सके। शेन युआन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने बगल वाली मेज पर ले गई। धीरे धीरे दोनों लोगों को एक दूसरे के करीब लाए। गु चेंग ने अपने होठों को चाटा, दूसरे हाथ में रखी चीज को एक तरफ रख दिया और फिर उसे दूसरी मेज पर दबाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। पल भर में दोनों लोगों के बीच की दूरी इतनी कम हो गई कि उनकी नाकें लगभग एक दूसरे को छूने लगी। गु चेंग ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। मैंने इसके बारे में पहले भी सोचा था। मैं अब भी इसके बारे में सोचता हूँ। शेन युआन ने धीरे से मुस्कुराया, उसे कोई जवाब नहीं दिया, जल्दी से उसे चूमा और फिर सख्त संगमरमर के काउंटरटॉप पर पीछे की ओर झुक गई। उसकी नम पलकें झुकी हुई थीं, मानो वह उसकी ओर देखने से इनकार कर रही हो। उसके चेहरे पर एक शर्मिला और संकोची भाव था, जो बेहद उत्साहजनक था। गु चेंग का गला सूख गया, उसके होठों पर उस कोमल स्पर्श का एहसास अभी भी बना हुआ था, लेकिन वह क्षणिक अनुभूति बहुत ही कम समय के लिए थी। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी स्वादिष्ट भोजन की बोतल खोलना, केवल उसकी सुगंध सूंघना, लेकिन वास्तव में उसका स्वाद न लेना। कई बातें अनकही ही बेहतर होती हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने का क्षणिक अनुभव एक गहरी, दीर्घकालिक संतुष्टि का एहसास कराता है। बाद में शेन युआन को भी इस बात का एहसास हो गया। उस पर चुंबनों की बौछार हो गई। वह आदमी उसे कसकर पकड़े हुए था, उसका शरीर हिलने में असमर्थ था, केवल उसके चुंबनों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #23 अध्याय 23 बहन आपको खुश करने के लिए कुछ और भी कर सकती है। जोड़: अध्याय 23 बहन आपको खुश करने के लिए कुछ और भी कर सकती है। जब वे अलग हुए तो उसकी पलकें नम थीं, उसके गुलाबी होंठ थोड़े सूजे हुए थे और उसने उसे तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा। मैं अब तुम्हें मुझे चूमने नहीं दे सकती, तुमने शराब पी रखी है। अरे, इसमें तो शराब की गंध आ रही है। गु चेंग को लगा कि वह उसके शरीर से आ रही शराब की तेज गंध से परेशान है, इसलिए उसने मेज से उठकर खुद को सहारा दिया। तुम्हें शराब पीने की बुरी आदत है। कल शराब पीने के बाद तुमने सब कुछ नकार दिया, यहाँ तक कि यह भी कहा कि मैंने ही पहल की थी। आज तुमने फिर शराब पी ली, जागने पर शायद तुम फिर से इससे इनकार करोगे। गु चेंग थोड़ा चौंक गया, फिर मुस्कुराया। चलिए समझदारी से काम लें। ऐसा नहीं है कि मैं इससे इनकार कर रहा हूं, लेकिन कल पहल वास्तव में आपने ही की थी। और आज मेरा दिन है। मुझे परवाह नहीं, कल तुमने ही पहल की थी, मैंने नहीं। शेन युआन ने सारा दोष उस पर मरते हुए नाराजगी से बुदबुदाया। अपनी प्रेमिका से कौन बहस करने की कोशिश करता है। गु चेंग ने सिर हिलाया और दोष दूसरों पर डालने की उसकी कोशिश को आसानी से स्वीकार कर लिया। हाँ, कल भी गलती मेरी ही थी। मैं तुमसे बहस नहीं करने वाला। शेन युआन ने उसे धक्का देते हुए कहा, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तर्कहीन कहने की। गु चेंग ने बेबसी भरी मुस्कान दी। क्या तुमने खुद ही ऐसा नहीं कहा था। मैं कह सकता हूं, लेकिन तुम नहीं कह सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सत्ता का विरोध करने की। शेन युआन ने उसकी ओर इशारा किया। हाँ 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 हाँ। शेन युआन ने उसे पेट पकड़कर बेकाबू होकर हंसते हुए देखा और पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो। गु चेंग ने अपनी मुस्कान दबाए और हाथ हिलाते हुए कहा, मैं स्वभाव से मुस्कुराता नहीं हूँ, जब तक कि मजबूरी न हो। तुम बहुत प्यारे हो। असंख्य शेयरधारक बैठकों और कार्य निरीक्षणों के दौरान शेन युआन की पैनी नजर सभी वरिष्ठ नेताओं को सांस रोककर रखने के लिए काफी थी। किसी ने भी कभी उसकी सत्ता को अवहेलना करने का साहस नहीं किया है। परिणामस्वरूप शेन युआन ने आज 2 बार गु चेंग को इसके बारे में बताया और गु चेंग दोनों बार हंस पड़ा। क्या उन्होंने उसे सिर्फ मजाक समझा। उन्होंने कहा कि वह प्यारी थी। शेन युआन ने अपने होंठ काट लिए। ठीक है, वह प्यारी है। उफ शेन युआन ने पैर पटका। हंसना बंद करो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, तुम्हें मुझसे थोड़ा डरने का नाटक करना होगा। क्या मुझमें जरा भी स्वाभिमान नहीं है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। गु चेंग ने उसका हाथ खींच लिया। शेन युआन ने अनायास ही पूछा, क्या अधिकार पर चिकित्सा लागू करें। शेन युआन ने उसकी बाह पर मारा। क्या तुम दिमागी रूप से बीमार हो। हाँ, अधिकारियों को आलोचना करने का पूरा अधिकार है। गु चेंग, उन 2 शब्दों का फिर से जिक्र करने की कोशिश मत करना। मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं गलत था, अब इस बारे में और बात नहीं करते, गुस्सा मत करो।
शेन युआन ने ध्यान से उसे दवा लगाते हुए देखा और घमंडी अंदाज में नाक सिकुड़ी। तुम मुझसे डरते हो? हाँ, मैं अधिकारियों से सावधान रहता हूँ। बू चेंग, आज तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। खैर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। उसकी बनावटी धमकी का जवाब इतनी गंभीरता से दिया गया। इससे शेन युआन को यह एहसास हुआ कि वह खुद को उसके सामने पेश कर रही है और वह उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। तुमने अभी अभी मुझे चूमा। तुम किस बात का नाटक कर रहे हो? बू चेंग समझ गया कि वह सचमुच गुस्से में है। उसने खाली निगाहों से उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। क्या आपको लगता है कि आप मुझे बहका रहे हैं? बू चेन को उसके इस तरह घूरने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ समझाया। मैंने यह नहीं कहा कि मैं नहीं चाहता। मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा। शेन युआन ने उलझन में पूछा, क्या ये कल पहली बार नहीं था? बू चेंग ने अपना सिर खुजाते हुए माफी मांगते हुए कहा, मुझे चिंता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको आराम करना चाहिए। क्या आपने आज बार में अपनी पीठ में दर्द होने की बात नहीं कही थी? बार में वह सचमुच बार बार कह रही थी कि उसकी पीठ में दर्द हो रहा है और बू चेंग से उसकी पीठ की मालिश करने के लिए कह रही थी। शेन युआन को एहसास हुआ कि उसने गलत समझा था और यह भी कि बू चेंग उसके बारे में सोच भी रहा था। उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया और वह केवल एक रूखी टिप्पणी ही कर सकी। ओह, समझा। और क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। वैसे भी तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। तुमने अचानक चिल्लाकर मुझे चौंका दिया। ओह नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने इसे ठीक से नहीं पकड़ा और मेरी छवि चकनाचूर हो जाएगी। शेन युआन ने अपनी आंखें घुमाई, एक हाथ कमर पर रखा और घमंड से नाक सिकोड़ी। गुस्सा करने में क्या बुराई है? मिट्टी की मूर्ति में भी थोड़ी हिम्मत होती है। बस ये सोचकर ही मेरा मन करता है कि कल तुमने मुझे 2500 रुपये देने का वादा किया था, तुम्हें मार दूं। उसका मनमोहक और प्यारा रूप लौट आया था और बू चेन को उसे इस रूप में देखने की काफी आदत हो गई थी। इसलिए वह भी उस बात को लेकर नाराज है। बहुत। कल शेन युआन ने भी इसी बात पर उस पर चिल्लाया था। आज भी जब उन्होंने लुओ चुसु से बात की तो लुओ चुसु ने ही उनके बारे में ऐसी बातें कही थी कि वह बदनाम है। किसी लड़की की पवित्रता का अपमान होना उसके लिए एक मूलभूत मुद्दा है और ऐसे में उसका क्रोधित होना स्वाभाविक है। उन्होंने ईमानदारी से माफी मांगते हुए कहा, मैं गलत था। गलत होने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पास 25,000 रुपये हैं और तुम मुझे 2,500 रुपये देना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी कीमत सिर्फ 2,500 रुपये है? इसके बारे में सोचते ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रुई की तरह मुलायम एक मुक्का मेरे शरीर पर पड़ा। बू चेंग मुस्कुराया और बोला, दरअसल ये 25,000 से भी अधिक है। शेन युआन, तुम्हारा नाम बू चेंग नहीं है। तुम में बिल्कुल भी ईमानदारी कैसे नहीं हो सकती? एक सफेद झूठ। ये कैसी सद्भावना? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी गलती सुधारोगे, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। बू चेंग हंसते हुए बोला, ये खुद के प्रति दयालु होने की बात है। मुझे हमेशा खाने के लिए कुछ पैसे बचाने पड़ते हैं। ओह, ऐसा लग रहा है कि आपने खाने के लिए सिर्फ कुछ 100 युआन ही छोड़े हैं। किराया, यात्रा खर्च और कपड़े भी हैं। बू चेंग ने तुरंत जवाब दिया, मैं यही हूँ। आपके पास वास्तव में कितने पैसे हैं? लगभग 40,000। शेन युआन ने अपने होंठ सिकोड़े, फिर झुंझलाहट में हंसते हुए अपना कान पकड़ लिया। बू चेंग, अगर तुमने दोबारा मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? शेन युआन को तब काफी अच्छा लगा जब उसे एहसास हुआ कि शेन युआन ने जानबूझकर अपनी पहल पर कबूलनामा किया था। अब ठीक लग रहा है। भविष्य में आपको मुझे हर स्थिति की सटीक जानकारी देनी होगी। अब जब मुझे अधिकार का पता चल गया है तो मैं आपके लिए एक एक्सएलएस वर्कशीट बना दूंगा। तुम बाहर जाओ। बू चेंग सचमुच गायब हो जाने की योजना बना रहा है। कम से कम उन्हें स्वीट के बाहर सोफे पर सोने के लिए ले जाना चाहिए। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो उसने पहले ही रहने की जगह चुन ली थी। स्वीट के बाहर रखा सोफा काफी बड़ा था। दया, वह अभी बाहर जाने ही वाला था कि शेन युआन ने उसे खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया। आप एक साथ सोएं। ... एक विशाल बिस्तर पर शेन युआन, जो आमतौर पर बेबाक और साहसी होता है, ने कोई भी छोटी मोटी हरकत नहीं की। इस स्थिति में जब वे दोनों ही थे, उसने बार की तुलना में कम ही छोटी मोटी हरकतें की। वह चुपचाप उसकी बाहों में लेटी रही और सो गई।
हालांकि उसके वहां चुपचाप लेटे रहने मात्र से ही गु चेंग को अपने शरीर का तापमान बढ़ता हुआ महसूस हुआ, मानो उसका पूरा शरीर आग से जल रहा हो। इससे गु चेंग को खुद से कुछ स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह खुद को व्यभिचारी नहीं समझता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह कभी कुंवारा नहीं रहा था। ये बात सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने मांस का स्वाद चखा हो। जब कोई खूबसूरत महिला आपकी बाहों में हो तो उसकी ओर आकर्षित न होना नामुमकिन है। गु चेंग, मैं यहाँ हूँ। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मुझे इसे मलने दीजिए। गु चेंग ने उसे पेट के बल लेटने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। गु चेंग के पास अपने शरीर को घुमाने और अपना बड़ा हाथ उसकी पतली कमर पर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे आमने सामने की स्थिति बन गई। मैंने जिस तरह से उसकी मालिश की वह बहुत ही अजीब था। शेन युआन ने भी अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया, मालिश का आनंद लेते हुए अपने हाथों को शेन युआन की टी शर्ट के किनारे के नीचे सरका दिया, और उसकी उंगलियां कभी कभी शेन युआन की कमर पर मांस को चुटकी काटती रहीं। आपको पूरे शरीर में गर्मी महसूस होती है। गु चेंग ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से गुनगुनाया, जब मैं तुम्हें इस तरह से खुजलाता हूं तो क्या तुम्हें गुदगुदी होती है? उसने उससे अनगिनत बार इस तरह की चिढ़ाने वाली बातें कही थीं, और गु चेंग के लिए उन्हें तुरंत न समझना असंभव था। गु चेंग ने उसकी ओर नीचे देखा, अंधेरे में उसके कोमल गोरे चेहरे पर धूर्तता की झलक दिखाई दी और वह मुस्कुराया। अगर तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो तो बस कह दो। शेन युआन मुस्कुराया, अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और तुरंत उनके बीच की दूरी को कम कर दिया, जिससे ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक दूसरे से कसकर चिपके हुए हों। उसने काले रेशमी रंग का नाइटगाउन पहना हुआ था, और चांदनी की हल्की सी किरण से जगमगाती शांत रात में उसकी छाती पर फैली सफेद त्वचा बेहद चमकदार दिखाई दे रही थी। शेन युआन ने उसकी ठुड्डी और गालों पर कई बार चुंबन किया, उसकी तिरछी आंखों में नशे की झलक और एक अवर्णनीय आकर्षण था। दरअसल इससे उतना दर्द नहीं हुआ। शेन युआन की उंगलियां उसकी छाती पर गोलाकार घेरे बना रही थीं, और गु चेंग ने उसका बेचैन हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं करते। आप मेरे प्रति बहुत विचारशील हैं। क्या यही उचित तरीका नहीं है? शेन युआन उसके व्यवहार से काफी संतुष्ट प्रतीत हो रहा था। मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूं जिससे आपका मूड ठीक हो जाए। शेन युआन ने उसकी आंखों में सीधे देखा और धीरे से अपने होठों को चाटा। 24 अध्याय 24 अपने अपने विचारों वाले दो लोग। जोड़। अध्याय 24 अपने अपने विचारों वाले दो लोग। अनिश्चितता का माहौल छाया हुआ है, लेकिन गु चेंग ने उस वादे को बेरहमी से तोड़ दिया। गु चेंग ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे वापस तकिए पर खींच लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। तुम्हारा मन ऐसे विचारों से क्यों भरा हुआ है? मैं बस समझदारी की बात कर रही हूँ। क्या पुरुषों को समझदार महिलाएं पसंद नहीं आती? उन्हें रोमांच पसंद है, उन्हें खूबसूरत महिलाएं पसंद हैं। उसने कंबल में और गहराई तक घुसने की कोशिश की, लेकिन गु चेंग ने उसे कसकर पकड़ रखा था, जिससे उसके लिए हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। मुझे आज्ञाकारी लोग पसंद हैं। शेन युआन ने उसे आंख मारते हुए कहा, जो कहना है कह दो, मैं सबसे आज्ञाकारी हूँ। गु चेंग ने हल्के से अपने बड़े हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए मुस्कुराया। अच्छे रहो, हिलना मत। शेन युआन ने मुंह बनाकर कहा, कितना परेशान करने वाला है। अच्छे बच्चे बनो और सो जाओ। शेन युआन ने चिढ़कर कहा, तुम्हारा दिल तो साफ तौर पर बहुत तेजी से धड़क रहा है, तुम तो बड़े पाखंडी हो। तुम्हें तो रोमांच बहुत पसंद है। गु चेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस इतना कहा, तुम पहले सो जाओ, मैंने अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया है। मैं जाकर अपना चेहरा धो लेती हूँ। गु चेंग ने चादरें हटाई और बिस्तर से कूद गया। शेन युआन ने उसकी लाल गर्दन और कान देखे और शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ठंडे पानी से नहा लो बदबूदार छोटे भाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। गु चेंग आज्ञाकारी होकर नहाने चला गया। मैंने जानबूझकर नहाने का समय बढ़ा दिया। अगर शेन युआन उसे इसी तरह चिढ़ाता रहा तो शायद उसे पूरी रात नींद नहीं आएगी। जब मैं नहा धोकर बेडरूम में लौटा तो मैंने पाया कि शेन युआन पहले से ही सो रहा था। उसके समुद्री शैवाल जैसे काले बाल उसके चारों ओर बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे। गु चेंग पीछे हट गया ताकि रोका जा सके। तुमने मेरे बालों पर पैर रख दिया। इस दृश्य को देखकर प्रेमिका चीखने लगी और बेकाबू हो गई। लेटने से पहले गु चेंग ने सोच समझकर अपने बालों को संवारा। कमरा शांत था, और जैसे जैसे शेन युआन ने स्थिर सांसें ली, गु चेंग की आंतरिक उथल पुथल और बेचैनी धीरे धीरे कम होती गई। अभी अभी की घटना को याद करते हुए शेन युआन ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक खामोश मोहक भाव था,
मानो वह उसे खुश करने के लिए कह रही हो और पूछ रही हो कि क्या उसे रोमांचक चीजें पसंद नहीं है। भला किसे ये पसंद नहीं आएगा? क्या ये कार्यकर्ताओं के लिए एक परीक्षा है? लेकिन गु चेन की अवचेतन प्रतिक्रिया फिर भी इनकार करने की थी। हालांकि उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि संबंध शुरू करने से पहले वे एक दूसरे को थोड़े समय के लिए ही जानते थे, फिर भी वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम था। यह उन बेहद रोमांचक और अस्पष्ट चीजों के रहस्य को सुलझा सकता है। वह वास्तव में इतना ग्रहणशील नहीं है। कल रात से लेकर आज तक सब कुछ शेन युआन ने ही शुरू किया। उसने पहल सिर्फ अभी अभी बाथरूम में हुए उस चुंबन के दौरान ही की थी। गु चेंग ने बहुत अच्छी प्रगति की है। वह स्वभाव से ऐसा व्यक्ति है जिसे घुलने मिलने में समय लगता है। पर्दों के बीच से छनकर आती चांदनी में उसने शेन युआन के कोमल और सुंदर चेहरे को देखा। आज जब शेन युआन बार में था, मैंने उनसे कई सवाल पूछे जिनका वे जवाब नहीं दे सके। उदाहरण के लिए, शेन युआन ने उससे पूछा कि क्या उसके मन में उसके प्रति कोई अधिकार भावना है। उससे पूछो कि क्या वह उसे पसंद करता है। हालांकि उन्होंने एक दूसरे को डेट करना अप्रत्याशित रूप से शुरू किया, लेकिन उनका रिश्ता धीरे धीरे और भी गहरा होता गया। लेकिन गु चेंग ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए। इसका मतलब यह नहीं था कि वह इतना सहज था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बिल्कुल अजनबी, जिसे वह केवल 2 दिनों से जानता था, उसका जीवन साथी हो सकता है। इसलिए जब शेन युआन ने उससे ऐसे सवाल पूछे कि क्या वह उसे पसंद करता है या नहीं, क्या उसके मन में उसके प्रति कोई अधिकार भावना है, इत्यादि, उन्हें यह बाकी सब चीजों से ज्यादा विचित्र लगा। और अभी अभी गु चेंग के नहाने जाने से पहले शेन युआन ने उससे ये भी कहा, क्या पुरुषों को समझदार महिलाएं, रोमांचक महिलाएं और खूबसूरत महिलाएं पसंद नहीं आती? ये कथन पुरुषों की पसंद के बारे में प्रतीत होता है, लेकिन शेन युआन उससे यही कह रहा था। इससे स्पष्ट रूप से गु चेंग को यह एहसास हुआ कि वह उससे प्यार पाना चाहती है। गु चेंग को भी यह अजीब लगा। शेन युआन बहुत ही विचित्र है। इसमें कई पेचीदा पहलू हैं। आज भी उससे शेन युआन की पृष्ठभूमि, जीवन के अनुभवों या ऐसी किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। भले ही आप दूसरे व्यक्ति के बारे में बिल्कुल कुछ भी न जानते हो, फिर भी आप एक ही बिस्तर पर लेटकर साथ सो सकते हैं। लेकिन उसने पूछा क्यों नहीं? वह उसके साथ स्वाभाविक रूप से घुलमिल क्यों गया? गु चेंग को भी शायद लगता होगा कि वह एक अजीब इंसान है। उनका जीवन हमेशा से ही उथल पुथल भरा रहा है। छोटी उम्र से ही अनाथालय में दोस्त आते जाते रहते थे और शिक्षक भी आते जाते रहते थे। अपने जीवन में ऐसे कई लोग थे जिन्हें वह ठीक से समझने का समय नहीं निकाल पाए, जिनमें उनके स्वभाव और व्यक्तित्व भी शामिल थे, और वह उनके साथ दीर्घकालिक संबंध बनाए रखने में सक्षम नहीं थे। वह अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गया, इसलिए उसे वास्तव में ये समझ नहीं आता कि भावनाएं क्या होती हैं। यह अच्छी बात है कि कोई उसके साथ है। इतनी संक्षिप्त मुलाकात के बाद भी शेन युआन के मन में उसके लिए भावनाएं विकसित हो गईं। इसे ही तो लोग पहली नज़र का प्यार कहते हैं। या क्या ये सच है कि कौमार्यक होने के बाद महिलाएं आश्रित हो जाती हैं? या शायद किसी अजीबोगरीब वजह से वह बस कुछ मौज मस्ती करना चाहती थी, कुछ समय के लिए कुछ नया करना चाहती थी। उसे कारण नहीं पता था, लेकिन उन्होंने उन सभी को स्वीकार कर लिया। शेन युआन खूबसूरत है और उसका व्यक्तित्व और व्यवहार उसे एक लाडली युवती जैसा दिखाता है। कभी कभी वह दयनीय और संकोची दिखती है और कभी कभी उसे गुस्सा भी आता है, लेकिन इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। धनवान लेकिन अभिमानी नहीं, और श्रेष्ठता की भावना से रहित। अक्सर वह आकर्षक और मनमोहक होती है और उसका मुंह या तो मजेदार शब्द बोलता है या कुछ अश्लील बकवास। इसने सचमुच गर्लफ्रेंड के बारे में उसकी सभी कल्पनाओं को पूरा कर दिया। शेन युआन का रूप ऐसा था मानो किसी ने उसके लिए एक जादुई और सुंदर सपना बुना हो। दरअसल वो वास्तव में आशा करता था कि शेन युआन उसके साथ अधिक समय तक रह सके और यह सपना थोड़ा और लंबा चल सके। उसने अपनी पतली उंगलियों से शेन युआन के बालों को सहलाया। उसकी कोमल आंखें कुछ क्षणों तक उसे ध्यान से देखती रहीं और उसे एहसास हुआ कि शायद वह भी इस लड़की को पसंद करने लगा है। शुभ रात्रि, अधिकारी। ... गु चेंग अपने ही विचारों में खोया हुआ सो गया। उसके बगल में बैठी महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके मोतियों जैसे दांत हल्के से दब गए। उसकी आवाज में मौन भाव का हल्का सा संकेत था। उसने मन ही मन उसे शाप दिया, भले ही मैं सो रहा होता, तुम मेरा मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाते। तुम्हें सच में बहुत हंसी आती थी। हालांकि गु चेंग की आवाज, जो शांत रात में एक धागे की तरह मेरे कानों में गूंजी, कोमल और स्नेहपूर्ण दोनों थी। इससे शेन युआन को काफी अच्छा महसूस हुआ।
तुम्हारा डिजाइन बनाना कुत्ते के साथ खेलने जितना आसान है। लगता है तुम्हें मेरे द्वारा तुम्हारे लिए सावधानीपूर्वक बनाई गई छवि वाकई पसंद आई है। उसकी पतली उंगलियां बार बार हल्के से उसके गाल को छूती रहीं, उसकी खुली हथेली सरक कर गुचेन की थोड़ी तक पहुंची, जहां उसने उसे धीरे से दबाया। उसकी आंखों की हल्की रोशनी धीरे धीरे गहरी और जटिल होती गई। लेकिन हम तो पहले मिले थे और तुमने मेरी रक्षा करने का वादा किया था। मुझे तुम्हारे इतने करीब आने की क्या जरूरत है? तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? उसकी निगाहें स्थिर हो गईं और धीरे धीरे उनमें जुनून की झलक दिखाई देने लगी। उसकी काली पुतलियां मानो एक गहरे कुंड में विलीन हो रही थीं। और उन गहरी, तालाब जैसी आंखों के माध्यम से कोई लगभग शेन युआन की 10 साल पहले की यादों की झलक पा सकता है, जो उसके दिल में गहराई से छिपी हुई हैं। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #25 अध्याय 25 बचपन में एक मुलाकात। जोड़ अध्याय 25 बचपन में एक मुलाकात। 10 साल पहले एक रात देर से लाड़ प्यार से पली बड़ी छोटी राजकुमारी को उसके परिवार में सत्ता संघर्ष के बाद अगवा कर लिया गया। उसे शहर के बाहरी इलाके में ले जाया गया, लेकिन जब उसके पहरेदार सो रहे थे तब वह भागने में कामयाब रही। पैरों के नीचे की हर चीज अपरिचित थी। वह हताशा में भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह एक सड़क पर दौड़ती रही जब तक कि वह समुद्र तट पर नहीं पहुंच गई, जहां वह काफी देर तक एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपी रही। मानव आवाजें सुनकर वह समुद्र में कूद गई। पकड़े जाने के डर ने उसे सतह पर आने से रोक दिया। मृत्यु को चुनौती देने वाले जज्बे के साथ उसे लगा कि यह समुद्र तट उसका आखिरी सुरक्षित ठिकाना है, और उसने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वह अनगिनत घूंट पानी पीते हुए दम घुट रही थी। बिल्कुल अंत में इसे किसी ने पानी से बाहर निकाला। शेन युआन भयभीत हो गया। उसे लगा कि उसे पकड़ लिया गया है। उसकी नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ी जो उससे ज्यादा लंबा नहीं था। साफ सफेद कमीज पहने हुए वह समुद्र में चलने और पानी के छींटे पड़ने के बाद पूरी तरह भीग गया था और गंदा हो गया था। शेन युआन बहुत साफ सुथरी है, और अगर कोई और समय होता तो इस तरह के कपड़े पहने हुए बच्चे के उसे पकड़ने पर वह निश्चित रूप से गुस्सा हो जाती। लेकिन सामने वाले व्यक्ति के युवा चेहरे पर एक बेहद प्यारी और सच्ची मुस्कान दिखाई दी। उस समय शेन युआन को वह मुस्कान प्रकाश की किरण जैसी लगी। वह जिस तरह से बोलता है वह थोड़ा परेशान करने वाला होता है। छोटी बहन, कोई भी जल्दबाजी वाला काम मत करो। जब तक तुम जीवित हो तब तक आशा बाकी है। तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? शेन युआन मन ही मन दांत पीस रही थी। उसने अभी तक उसे छोटी बहन तक कहने की हिम्मत नहीं की थी। अरे बदमाश, तुम मुझसे छोटे दिखते हो, ठीक है। तुम मुझसे बस थोड़ी सी लंबी हो। शेन युआन ने नम आंखों से गु चेन को ध्यानपूर्वक देखा। इतने लंबे समय तक कैद में रहने के कारण किसी भी क्षण पकड़े जाने के डर ने उसे स्वाभाविक रूप से सतर्क बना दिया था। अंत में उसने उसकी बात से सहमति जता दी। मुझे मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे। मैं खो गया हूँ। मैं गलती से यहाँ गिर गया। धन्यवाद भाई टिल। ओह, मैं समझ गया। जल्दी बाहर आओ। शेन युआन को वह किनारे तक ले गया और उसने सावधानीपूर्वक पूछा, भाई, क्या मैं आपसे फोन पर बात करने के लिए आपका फोन उधार ले सकता हूँ? मेरे पास फोन नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर वापस ले जाऊंगा ताकि तुम उनसे फोन करके बात कर सको। शेन युआन ने उसे एक जर्जर 3 मंजिला इमारत की ओर इशारा करते देखा। उसने पहले कभी ऐसी खस्ताहाल जगह नहीं देखी थी। यह उस टूटे फूटे गोदाम की तरह लग रही थी जहां उसे बंद करके रखा गया था। वह सहज ही पीछे हट गई। कहा, अनाथालय, मुझसे मत डरो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। शेन युआन ने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या कोई अच्छा व्यक्ति स्वेच्छा से यह कहेगा कि वह बुरा व्यक्ति नहीं है? लेकिन उसने उसकी बात मान ली और समझाया, मुझे पता है मेरा भाई बुरा इंसान नहीं है। मैं बस डरी हुई हूँ। बहुत अंधेरा है। अगर हमारा सामना बुरे लोगों से हो जाए तो क्या होगा? डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसकी दुबली पतली और कमजोर आकृति को देखकर और उसकी अभी भी बचकानी आवाज सुनकर शेन युआन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। भाई टिल, क्या तुम मेरी रक्षा कर सकते हो? अगर हमारा सामना किसी वयस्क से हो जाए तो क्या होगा? तुम उन्हें हरा नहीं पाओगे, है ना? हाँ, हम उन्हें हरा नहीं सकते। शेन युआन का दिल, जो अब तक अनिश्चितता में लटका हुआ था, आखिरकार बैठ गया और उसने दोनों हाथों से गुचेन की बाह को कसकर पकड़ लिया। कोई बात नहीं, मैं उन्हें हरा तो नहीं सकता, लेकिन मैं चिल्ला तो सकता हूँ। मैं यहाँ के ज्यादातर निवासियों को जानता हूँ और वे सभी बहुत मददगार हैं।
लेकिन बदमाशों द्वारा अपहरण पल भर में हो सकता है, भले ही आप अपनी पूरी ताकत से चिल्लाएं। आना। शेन युआन की निगाहें चारों ओर दौड़ रही थीं। वह सोच रहा था कि अगर वे लोग उसे पकड़ लेते तो क्या होता, क्योंकि वह इस बच्चे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता था। अपनी आश्चर्यजनक खोज पर लौटते हुए वे दोनों पहले ही उस जर्जर छोटी इमारत तक पहुंच चुके थे जिसकी ओर गु चेंग ने इशारा किया था। आंगन के बाहर एक छोटा सा मेहराबदार द्वार था जिस पर अनाथालय लिखा हुआ एक बोर्ड लटका हुआ था। अनाथालय अंदर का साज सज्जा सादा था। जब गु चेंग उसे डीन के कार्यालय में दादी निदेशक से मिलने ले गई तो उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थीं। साज सज्जा सरल थी और एक नज़र में सब कुछ दिखाई दे रहा था। कई कमरों में साझा बिस्तरों पर कंबल से बाहर निकले हुए छोटे छोटे सिरों की एक कतार थी। शेन युआन उन्हें दरवाजे के पारदर्शी शीशे से देख सकता था, लेकिन अंधेरा होने के कारण यह दृश्य विशेष रूप से भयावह था, जिससे शेन युआन चौंक गया। क्या गलत? शेन युआन ने अंदर देखा, फिर गु चेन की ओर देखा, फिर से अंदर देखा, फिर से गु चेन की ओर देखा। क्या ये किसी प्रकार का बाल तस्करी संगठन हो सकता है? गु चेन बॉस का बेटा है। वह गुमशुदा बच्चों को अगवा करने में माहिर है। अरे भाई, तुम इतनी देर रात तक बाहर क्यों हो? ये समुद्र तट के पास है और चूंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं टहलने चला गया। मैं एक चट्टान पर बैठा था जब मैंने समुद्र में बुलबुले देखे। शायद उसकी चिंताओं को भांपते हुए गु चेंग ने बिना किसी संकोच के अपनी पूरी कार्य योजना विस्तार से बताए। मैंने उससे आखिरी बात ये भी कही, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। गु चेन के कुछ हद तक असहाय भाव को देखकर उसने अंततः उस पर विश्वास कर लिया। मुझे पता है तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 12 साल का हूँ। आप कितने साल के हैं? शेन युआन की आंखों में चमक आ गई और उसने उसे प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहा, मैं 11.5 साल की हूँ, भाई टिल्ड। वह निश्चित रूप से मुझसे छोटी है। जी भाई, लोगों को पहचानने की आपकी नज़र बहुत अच्छी है। शायद इसलिए क्योंकि मैं अक्सर बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। शेन युआन ने आंखें घुमाई। शीटिल, मैं तुमसे साफ तौर पर 3 साल बड़ा हूँ, बदबूदार छोटे भाई। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार मैं उसे डीन के कार्यालय तक ले गया। दुर्भाग्य से शेन युआन को अपने माता पिता के फोन नंबर बिल्कुल भी याद नहीं थे। शेन परिवार बीजिंग में बहुत प्रसिद्ध है। शेन युआन वास्तव में हमें बता सकती थी कि उसके माता पिता कौन हैं, लेकिन अपहरण किए जाने के डर से वह भी सहमी हुई थी और कार्यालय में डीन को घूर रही थी। अपरिचित वयस्कों का सामना करने से वह और भी ज्यादा घबरा गई। इस जर्जर जगह को देखकर क्या होगा अगर किसी के बुरे इरादे हों और वह उसके माता पिता से पैसे ऐंठना चाहे। दादी निर्देशक ने उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का सुझाव दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसे डर था कि अगर वह आंगन से बाहर निकलकर ज्यादा दूर चली गई तो कहीं उन बदमाशों से उसका सामना न हो जाए। अंत में शेन युआन ने उसे बस इतना कहा कि वह इस बारे में थोड़ा और सोच ले। शेन युआन ने एक हाथ से अपने नीचे रखे छोटे स्टूल को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से गु चेन को थाम लिया था। अंत में दादी निदेशक भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। अनाथालय में एक खाली कमरा था, इसलिए उन्होंने पहले उसके रहने की व्यवस्था वहीं की। अंदर लोहे के कई अलग अलग बंद बेड हैं। गु चेंग ने उसके लिए कुछ सामान तैयार किया और उसके लिए गर्म पानी की केतली भी उबाली। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने उसकी आस्तीन पकड़ ली। क्या तुम मेरे साथ नहीं रुकोगे? गु चेंग ने अपना सिर घुमाया, उसका छोटा सा चेहरा उलझन में दिख रहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लड़के और लड़कियां एक ही कमरे में नहीं रह सकते। भाई टिल्ड, हम तो बस बच्चे हैं, बच्चों के साथ रहने में क्या बुराई है? शेन युआन ने मुंह बनाया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भर उठीं। अंततः गु चेंग ने उसका अनुरोध ठुकरा दिया, क्योंकि उसके शिक्षक ने कहा था कि यह कारगर नहीं होगा। हालांकि उसने शेन युआन के लिए एक समाधान निकाला। वह दादी निदेशक के पास गया और अंत में शेन युआन के रोने और हंगामा करने के बाद दादी निदेशक ने ही गु चेंग को वहीं रुककर उनकी देखभाल करने का निर्देश दिया था। शेन युआन लोहे के फ्रेम वाले पलंग के किनारे पर बैठी अपने छोटे छोटे पैरों को हिला रही थी और राहत भरी मुस्कान के साथ गु चेंग को देख रही थी, जो उसके लिए चेहरा धोने के लिए पानी तैयार कर रहा था और उसका तौलिया धो रहा था। बेहतर होगा कि तुम यहीं रुककर मेरी सेवा करो। क्या कहा आपने? शेन युआन ने झट से अपना मुंह ढक लिया। आखिरकार उसने सच बोल ही दिया था। फिर उसने दया भरी निगाहों से गु चेंग की ओर देखा और कहा, मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद भाई। 26 अध्याय 26। उसकी यानडेरे प्रेमिका के चुटकी काटने से उसकी नींद खुल गई। उसे लगा कि यह कोई भूत है और वे दोनों कांपते हुए कंबल के नीचे दुबक गए। जोड़
अध्याय 26। उसकी यान्डेरे प्रेमिका के चुटकी काटने से उसकी नींद खुल गई। उसे लगा कि यह कोई भूत है, और वे दोनों कांपते हुए कंबल के नीचे दुबक गए। ये कहना जरूरी है कि अपने जीवन के पहले 15 वर्षों तक शेन युआन ने पूर्ण विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया। उसके लिए सब कुछ किया जाता था। स्वयं की देखभाल करने की उसकी क्षमता लगभग शून्य है, लेकिन वह छोटी उम्र से ही समझदार थी और जानती थी कि अपरिचित वातावरण में रहना उसके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उसने मासूमियत का नाटक किया और रोकर गुचेंग से अपनी देखभाल करवाने की कोशिश की। अंत में वह इतनी आत्मसंतुष्ट हो गई कि उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया, और यहाँ तक कि गुचेंग से अपने बाल भी धुलवा लिए। उसने ये भी पाया कि उसके माथे के बाल उलझ गए थे क्योंकि उसने उन्हें कई दिनों से नहीं धोया था। इसलिए उसने गुचेंग से अपने बालों की लंटे काटने के लिए कहा। अनाथालय में रहने के दौरान वह इतनी डरी हुई थी कि एक पल के लिए उसे संख्या भी याद नहीं रही। अगली शाम उसे यह बात याद आ गई, लेकिन शायद इसका कारण यह है कि उन्हें इससे पहले कभी ऐसा अनूठा अनुभव नहीं हुआ है। यहाँ जीवन सरल है, लेकिन बुरा नहीं है। गुचेंग उसे अपने साथ हर जगह ले जाता था। हालांकि वह उसके साथ कुछ बचकाने खेल खेलता था और उसे रेत में खेलने के लिए समुद्र तट पर ले जाता था, जिससे वह पूरी तरह से गंदी हो जाती थी। लेकिन ये घर जैसा नहीं था जहां लोग उस पर बहुत ध्यान देते थे और हमेशा उसकी अच्छी देखभाल करते थे। वह अपने माता पिता को फोन किए बिना एक सप्ताह तक अनाथालय में रही। एक हफ्ते बाद जब उसके माता पिता ने छानबीन करके इस जगह के बारे में पता लगाया, तब जाकर वे उसे लेने आए। संयोगवश उस समय गुचेंग वहां मौजूद नहीं थे। शेन युआन के स्वाभिमान ने उसे यह स्वीकार करने से रोक दिया कि प्रतिष्ठित शेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते वह उस तरह के लड़के के साथ अपने पहले प्यार का अनुभव कर रही थी। उसने गुचेंग के लौटने का इंतजार नहीं किया और सीधे अपने माता पिता के साथ चली गई। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने यह बात गुचेंग को एक ठंडी शाम को स्पष्ट रूप से बताई थी जब वे समुद्र के किनारे एक बड़ी चट्टान पर बैठे थे। गुचेंग, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। जब मेरे माता पिता मुझे लेने आएंगे और घर ले जाएंगे तो मैं उन्हें तुम्हें गोद लेने के लिए कह दूंगी। इस तरह तुम हमेशा के लिए मेरी देखभाल कर पाओगे। क्या मेरा भाई हमेशा के लिए मेरी देखभाल कर सकेगा? शेन युआन ने शरारती मुस्कान के साथ सोचा कि वह गुचेंग के वापस आने तक इंतजार करेगा और फिर उसे बताएगा कि वह वास्तव में गुचेंग से बड़ा है, और फिर उसे मूर्ख कहकर उसका मजाक उड़ाएगा जो उसे हर दिन अपनी सेवा करने के लिए मजबूर करता है। वह गुचेंग को अपने मौजूदा प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला दिला देगी। अगर कोई गुचेंग को परेशान करता है तो यह अभिमानी युवती उसकी रक्षा कर सकती है। सबको बता दो, मेरा छोटा भाई मेरी सुरक्षा में है। वो मेरा है। तब गुचेंग उसे बड़ी प्रशंसा भरी नजरों से देखता था। एक शक्तिशाली, मुखर महिला नायिका का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो दूसरों को करारा जवाब देती है और एक संतोषजनक करारा जवाब देने वाला प्रदर्शन करती है। हाँ 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 हाँ, एक प्यारी सी सूरत वाली, जिसके बालों की लंटें ऐसी लग रही थीं मानो किसी कुत्ते ने उन्हें चबा लिया हो, और वह अचानक जोर से हंस पड़ी, जिससे गुचेंग इतना चौंक गया कि वह लगभग एक चट्टान से गिर ही गया। क्या आप ठीक हो? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। भाई, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम गोद लिए जाना नहीं चाहते? मैं सच में गोद लेना चाहूंगी, लेकिन आपका परिवार शायद किसी बच्चे को गोद नहीं लेना चाहेगा, खासकर मेरी उम्र के किसी बच्चे को तो बिल्कुल नहीं। वे आमतौर पर छोटे बच्चों को गोद लेते हैं। मैं अपने घर की मुखिया हूँ। अपने माता पिता को परेशान करना बंद करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अधिकारी, क्या आप अधिकार का मतलब समझते हैं? पता नहीं। अरे कोई बात नहीं। जब कोई तुम्हें लेने आए तो तुम आ जाना। तुम्हें अपने भद्दे कपड़े लाने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में सब कुछ है। मेरी एक बड़ी जागीर है और बहुत से लोग हमारी सेवा करेंगे। बस अपना लहसुन के आकार का सिर ले आओ। धन्यवाद शेन युआन। लेकिन उस समय किया गया वादा अंततः पूरा नहीं किया गया। वजह साफ है। शेन युआन का अपहरण कर लिया गया और वह कई दिनों तक लापता रही। उसके माता पिता को उसकी सुरक्षा के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। जब उसके माता पिता ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया तो वे दहशत और गुस्से से भर गए, और अपहरण के बाद उसके मन में जो डर बना हुआ था वह भी अभी बाकी है। महज कुछ ही दिनों में उन्होंने कई कदम उठाए, अपनी सारी संपत्ति हस्तांतरित कर दी, शेन परिवार की संपत्ति को बेच दिया और दिवालियापन घोषित कर दिया, जिससे शेन परिवार से डरने वाले उनके सभी प्रतिद्वंद्वी सतर्क होना बंद कर दिए। इसके बाद हमने शेन युआन का नाम बदल दिया। जब गुचेंग बच्चा था तब वह उसे गलत नाम से नहीं पुकारता था। उसका असली नाम शेन युआन था। शेन युआन को सीधे विदेश भेज दिया गया और सुरक्षा को मजबूत किया गया। उसका पूरा सामाजिक दायरा पूरी तरह से बदल गया है।
दरअसल जब वह वापस लौटी तो उसने अपने माता पिता को बताया कि वह गु चेन को गोद लेना चाहती है। लेकिन उसके दबंग माता पिता इतनी बचकानी विनती पर कैसे सहमत हो सकते थे। ये सच है कि शेन युआन के रोने, हंगामा करने और पूरे दिन भूख हड़ताल पर रहने के बाद उसके माता पिता आखिरकार मान गए। लेकिन 6 महीने बाद वह उसे वहां ले गया। तभी उसे पता चला कि अनाथालय क्लाउड सिटी नामक स्थान पर स्थित है। पिछले 6 महीनों में अनाथालय में काफी बदलाव आया है। इसका नवीनीकरण और विस्तार किया गया है। लेकिन गु चेंग भी गायब हो गया है। उसके साधन संपन्न माता पिता ने गु चेंग को गोद लेने के लिए एक जगह खोजने में उसकी मदद की। उसने दूर से गु चेंग को देखा। एक आवासीय क्षेत्र के खेल के मैदान में एक छोटी बच्ची को एक छोटे से बुलबुले से खड़े होने में मदद की जा रही है। दोनों बच्चे मिट्टी से सने हुए थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने उसे उस समय समुद्र तट से ऊपर खींचा था। युवान युवान, जिस छोटी दोस्त ने तुम्हारी मदद की थी, अब उसका एक नया परिवार और नए दोस्त हैं। चलो अब तुम्हारे छोटे भाई की जिंदगी में दखल न दे, ठीक है? दाई ने उससे नरमी से कहा। शेन युआन मुस्कुराई। उसका शांत और सुंदर चेहरा किसी प्यारी चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा था। उसने अपनी पसंदीदा ट्यूटू पहनी हुई थी और वह वहां स्तब्ध खड़ी थी। उस युवती को अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं आता था, लेकिन उसने बखूबी छिपा लिया। क्रोध और आंसुओं से भरी उसकी आंखें ऊपर की ओर उठीं और उसने ठंडी आवाज में कहा, शेन परिवार को इतने गंदे छोटे बच्चे को घर में नहीं आने देना चाहिए था। आंटी लियू, वित्त विभाग से उस परिवार को कुछ पैसे भिजवा दीजिए जिसने उसे गोद लिया है। उसके जैसे व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए इतना ही काफी है। मैंने उसे जरूरत से ज्यादा समझ लिया था। वह भरोसे के लायक नहीं है। उसने साफ साफ कहा था कि वह उसे लेने आएगी। उसने उसके लिए एक कमरा तैयार किया, एक प्रतिष्ठित स्कूल में उसका दाखिला करवाया और उसे अपना छोटा भाई बनने देने के लिए सहमत हो गई, उसकी देखभाल करने, उसकी रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका भविष्य चिंता मुक्त हो। लेकिन वह खुद के प्रति दयालु नहीं है, वह सबके प्रति दयालु है। डॉट 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 डॉट। घुटन महसूस होने पर गु चेन की नींद खुल गई। खांसी खांसी खांसी। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उसे लगा कि वह नींद के लकवे का अनुभव कर रहा है। जैसे ही मैंने खुद को सहारा देकर उठाया, मुझे एक तीखी चीख सुनाई दी। तुमने मेरे बालों पर पैर रख दिया। शेन युआन ने अपनी आंखें खोली और अपना हाथ आगे बढ़ाया। गु चेन को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने तुरंत अपना हाथ उठाते हुए कहा, माफ कीजिए, मेरा ध्यान कहीं और था। मेरे बालों को सहलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा। गु चेंग ने उसके बालों को सहलाते हुए अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखा। क्या तुम अभी सो रही थी? तुमने मुझे चुटकी तो नहीं काटी? खांसी खांसी। तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने ही मुझे जगाया था। तुम न सिर्फ अपनी गलती नहीं मान रहे हो, बल्कि सारा दोष मुझ पर मरने की कोशिश भी कर रहे हो। शेन युआन, जो गु चेंग को चुटकी काटने से अभी अभी जागा था, ने सिर में दबाव के कारण होने वाले दर्द से जागने का नाटक किया और उसे तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा। नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। खांसी खांसी। मेरी गर्दन में थोड़ा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो, लेकिन कमरे में और कोई नहीं है। उसकी गर्दन पर जो सनसनी हो रही थी वह इतनी वास्तविक थी कि शेन युआन के ये कहने के बाद कि यह वह नहीं थी। गु चेंग ने अवचेतन रूप से चारों ओर देखा। क्योंकि आधी रात का समय था, इसलिए विशाल कमरा धुंधले धुएं से घिरा हुआ था। ऊपर देखने पर एक दर्पण दिखाई दिया जिसमें उनकी आकृतियां भूतों की तरह धुंधली दिख रही थीं, और जितना अधिक वह देखता गया उतना ही अधिक भयभीत होता गया। क्या इस कमरे में भूत प्रेत का वास है? अरे नहीं, यहाँ भूत प्रेत का वास है। जान, मुझे डर लग रहा है। उसकी तीखी चीख ने गु चेंग को फिर से चौंका दिया। गु चेंग लगातार इधर उधर देखता रहा, उसके चेहरे के भाव और भी विकृत होते गए। मैं भी थोड़ा डरा हुआ हूं। तुम भी डर रही हो। जान, तुम डर नहीं सकती। अगर तुम डरोगी तो मेरी रक्षा कौन करेगा? कौन नहीं डरेगा? शेन युआन ने कंबल को उन दोनों के चारों ओर और कसकर लपेट दिया। तो चलो एक दूसरे को और कसकर गले लगा लेते हैं। क्या सचमुच वहां भूत प्रेत का वास हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मुझे भी नहीं पता, मैंने इसे कभी नहीं देखा। आप यहीं रहते हैं? क्या आपने कोई अफवाह सुनी है? नहीं। अगर कोई अफवाह भी होती तो मैं यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, ये सच है। गु चेंग ने उसकी तरफ देखा। क्या तुमने सच में मुझे चुटकी नहीं काटी? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर सच में तुमने ही मुझे चुटकी काटी है तो भी कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते और फिर भी मुझे चुटकी काटी है तो भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा। सच में तुमने नहीं किया था।
शेन युआन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह मैं नहीं था। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे आप पर विश्वास है। गु चेंग ने कंबल को और ऊपर खींच लिया जब तक कि वह उन दोनों के सिर के ऊपर तक नहीं पहुंच गया और कंबल के नीचे से दबी हुई आवाजें आने लगी। अब यहां मत रहो, शेन युआन ने एक संभावित स्पष्टीकरण दिया। हो सकता है कि आप बुरा सपना देख रहे हो। मुझे बुरा सपना आया होगा, या शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। तो आपको भविष्य में कम पीना चाहिए। शेन युआन ने दयनीय स्वर में कहा, मैं डरी हुई हूं। गु चेंग ने झट से कहा, मैं भी। शेन युआन ने मुंह बनाते हुए कहा, तो मुझे चूम लो। एक चुंबन से मेरा डर कम हो जाएगा। प्यार सब कुछ जीत लेता है। उसकी बचकानी बातों से चिढ़कर और खुश होकर गु चेंग ने उसके माथे पर चुंबन किया और कहा, सो जाओ। और आपका क्या हाल है? मुझे नींद नहीं आ रही। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 27 अध्याय 27 शेन युआन, मैं एक उद्योगपति हूं, मैं सब कुछ साफ साफ बता रहा हूं। जोड़ अध्याय 27 शेन युआन, मैं एक चैबोल हूं, मैं अपने पत्ते सबके सामने रख रहा हूं। अगले दिन आउटडोर स्विमिंग पूल 27वीं मंजिल पर स्थित है। लिन बेई और ल्यूयू होटल के इन्फिनिटी पूल में जंगली घोड़ों की तरह बेफिक्र होकर तैर रहे थे। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। जब उन्होंने पानी से अपना सिर बाहर निकाला और गु चेंग और शेन युआन को तालाब के किनारे खड़े देखा तो वे चौंक गए। वहां खड़े दोनों लोगों की आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। वे बेहद सुस्त दिख रहे थे, मानो वे पाताल लोक से आकर उनकी जान लेने आए हों। भाई चेंग, भाभी, क्या आप दोनों सो नहीं रहे हैं? लिन बेई ने जैसे ही सवाल पूछा, लू यू ने उसे जोर से धक्का दे दिया और धीरे से कुछ बुदबुदाया। ये किस तरह का सवाल है? वे कैसे सो सकते हैं? शेन युआन कुछ सुस्त लग रही थी। उसने जम्हाई ली और गु चेंग के कंधे पर थपथपाया। उनसे कहो कि जल्दी करें, मैं पहले रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा हूं, मुझे भूख लगी है। अच्छा, ये देखकर कि गु चेंग पीछे नहीं आया, लू यू ने कहा, हम खुद जा सकते हैं। आप पहले अपनी भाभी के साथ जाए। आपको हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। गु चेंग ने अपना सिर हिलाया और पूल के किनारे बैठ गया। मैं आप दोनों का इंतजार नहीं कर रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आपने कल कुछ अजीब आवाजें सुनी थी? वे दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर अतिरंजित ढंग से कहकर विस्मित हो गए। लिन बेई ने हाथ हिलाकर लापरवाही से कहा, मैंने कुछ नहीं सुना। होटल में ध्वनिरोध की बेहतरीन व्यवस्था है। गु चेंग ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। मैं उस तरह की आवाज के बारे में नहीं पूछ रहा हूं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मैं बस ये पूछ रहा हूं कि क्या आपने कोई अजीब आवाज या चीजें सुनी हैं, जैसे कि भूत? नहीं, हमें डराओ मत, लिन बेई ने उससे पूछा। गु चेंग, क्या तुम्हारे साथ कोई अलौकिक घटना घटी? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो, लेकिन शायद मैं नशे में थी और मुझे बुरा सपना आया था। ज्यादा मत सोचो, मैं तो बस पूछ रही थी, कोई गंभीर बात नहीं है। गु चेंग उठा और चला गया। चूंकि उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए गु चेंग उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पूल में आराम कर रहे दोनों लोग गु चेंग की पीठ को ध्यान से देख रहे थे और उन्होंने गौर किया कि वह अपनी गर्दन रगड़ रहा था। वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे। आम सहमति बन गई। धिक्कार है, दिखावा कर रहा है, इतनी दूर सिर्फ दिखावा करने के लिए आया है। वास्तव में उन्होंने हमसे ये भी पूछा कि क्या हमने कुछ अजीब सुना है। उन्होंने कहा कि उनका गला घुट रहा था। सिर्फ 2 दिनों में ही उन्होंने तरह तरह के नए नए हथकंडे अपना लिए हैं। मुझे यह एहसास ही क्यों नहीं हुआ कि गु चेंग इतना अच्छा झूठा है। गु चेंग की आंखों के नीचे के काले घेरे देखो। कुछ ही दिनों में उसका शरीर बर्बाद हो जाएगा, फिर भी उसमें दिखावा करने की हिम्मत है। अरे छोड़ो, चेंग जी ने बहुत समय तक खुद को रोके रखा है। उसके भाई होने के नाते चलो उसका समर्थन करें। फिर लू यू ने पीछे हटते हुए गु चेंग की आकृति को आवाज दी। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। आपने क्या सुना? हमने ऊपर वाले कमरे में बिस्तर से चरमराहट की आवाज सुनी। गु चेंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, वह वहीं रुक गया और धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। असली, लू यू ने गंभीरता से कहा, सचमुच। डेन होटल का रूफटॉप गार्डन रेस्टोरेंट। खुले मंच पर 4 लोगों के बैठने की क्षमता वाली भोजन मेजों की एक पंक्ति लगी है, जो पारदर्शी कांच की रेलिंग से अलग की गई हैं। शेन युआन सबसे अंदरूनी भोजन मेज पर बैठा था। गु चेंग ने उसकी पीठ देखी।
उसने स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी हुई थी, उसके काले बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे, उसकी दूधिया त्वचा पर रेशम की तरह गिर रहे थे जैसे रेशम उसके शरीर पर फिसल रहा हो। अपनी बांह को थोड़ा ऊपर उठाकर वह चम्मच कांटा इस्तेमाल कर रही थी, उसकी मुद्रा शालीन थी और उस पर पड़ रही धूप से वह दमकती हुई प्रतीत हो रही थी। नुआ द्वारा मनुष्यों की रचना में पूर्वाग्रह अवश्य ही रहा होगा, यहाँ तक कि शेन युआन के बाल भी खूबसूरत थे। सूट पहने दो लंबे अंगरक्षक बीच में खड़े थे, जिन्होंने एक प्राकृतिक मानव दीवार बना ली थी जो छत पर बने बगीचे वाले रेस्तरां को दो क्षेत्रों में विभाजित करती थी। रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोग, चाहे वे पुरुष हो या महिला, अनजाने में उसकी ओर कुछ बार नजर डाल ही लेते थे, लेकिन उन्हें एक निश्चित दूरी पर रखा गया था और वे उसे केवल एक पल के लिए ही देख पाते थे। कुछ लोग आपस में फुसफुसाते हुए सोचते थे कि यह महिला कौन है, जो किसी देवदूत जैसी दिखती है और हमेशा अपने साथ अंगरक्षक रखती है। जब दोनों अंगरक्षकों ने गू चेन को आते देखा तो उन्होंने उसे हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। उनमें से एक का चेहरा चौकोर था और दूसरे की ठुड्डी छोटी थी। उन्होंने काले रंग के धूप के चश्मे पहन रखे थे और उनके कानों में घुमावदार ईयरफोन लटके हुए थे। महज 2 दिनों में गू चेंग ने उन दोनों को कई बार देख लिया था। पहले जो अजीब और हैरानी का भाव उसके मन में था, वह पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने उन दोनों को सिर हिलाकर अभिवादन किया और तेजी से आगे बढ़ गया। वह शेन युआन के सामने वाली सीट पर ऐसे बैठ गया मानो वह बेद की कुर्सी पर धराशायी हो गया हो। ऐसा अनुमान है कि पूरे रेस्तरां में भोजन करने वाले सभी लोगों में से केवल गू चेंग ने ही शेन युआन की दृष्टि से मनमोहक सुंदरता को नजरअंदाज किया। लेकिन असल में गू चेंग घमंडी या ज्ञानी नहीं है। इस समय उसकी निगाहें कहीं और टिकी हुई थीं। उसकी ओर देखने के बजाय वह स्तब्ध होकर अपने आसपास के वातावरण को देख रहा था, मानो कोई दुश्मन उसे पकड़ने आ रहा हो। सब खत्म हो गया। शेन युआन ने कांटे से खाने का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। क्या हुआ? गू चेंग ने अपनी नजरें वापस खींची और गंभीरता से उसकी ओर देखा। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि उन्हें भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये कैसी अजीब सी आवाज है? गू चेंग ने अपनी आवाज धीमी कर ली, इस डर से कि पास में मौजूद दोनों अंगरक्षक उसे सुन लेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें हमारे कमरे में बिस्तर से चरमराहट की आवाज सुनाई दी। हमने उस रात कुछ नहीं किया था, इसलिए कोई आवाज नहीं आई। शेन युआन को खाना खाते समय खांसी आ गई और वह हंसने लगा। अगर कुछ किया भी जाए तो भी कोई आवाज नहीं आएगी। होटल में बेहतरीन साउंड प्रूफिंग है। हाँ, इससे तो मामला और भी अजीब हो जाता है। उनके कमरे में भी कुछ गड़बड़ है। ऐसी अलौकिक घटना कैसे हो सकती है? शायद हमें शिकायत दर्ज करानी चाहिए और उनसे जांच करने को कहना चाहिए। मैं सच में बहुत चिंतित हूँ। गू चेंग, तुम कितने बेवकूफ हो। वे साफ तौर पर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। शेन युआन ने अपना कांटा नीचे रखा और गंभीरता से उसकी ओर देखा। कोई अलौकिक घटना घटित नहीं हुई है। ये बहुत सुरक्षित है। मैं वादा करता हूँ। आप इसकी गारंटी कैसे दे सकते हैं? आप तो ज्योतिषी तो नहीं हैं। शेन युआन ने अपनी कोहनियों को मेज पर टिकाया, अपनी ठुड्डी को हाथ पर रखा और असहाय होकर अपने प्रेमी को देखा जो मानसिक रूप से टूटने की कगार पर था। मैं भविष्य नहीं बता सकता, लेकिन ये होटल मेरा है। गू चेंग चौंक गया। मैं एक बड़े व्यवसाय का उत्तराधिकारी हूँ और मैं सच बता रहा हूँ। शेन युआन मुस्कुराया, उसकी आवाज स्थिर थी और उसमें एक उच्च पदस्थ व्यक्ति का आभास झलक रहा था। गू चेंग ने हंसते हुए कहा, ओह, मैं समझ गया, अधिकार। 28 अध्याय 28 संदेहों से भरा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस सुंदरी के आंसुओं ने गू चेंग के दिमाग को विकृत कर दिया है। जोड़ अध्याय 28 संदेहों से भरा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस सुंदरी के आंसुओं ने गू चेंग के दिमाग को विकृत कर दिया है। शेन युआन उसकी अचानक हंसी से चौंक गया, उसकी कोहनी लगभग मेज के किनारे से फिसल गई और वह लड़खड़ा गया। फिर से हंस रहे हो? तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं हुई? गू चेंग ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि उसकी आंखों पर 2 बल्ब लटके हुए थे। जिसकी भी आंखें थीं, वह देख सकता था कि शेन युआन बहुत अमीर था, इसलिए उसका होटल का मालिक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आप एक होटल के मालिक हैं, लेकिन भूत प्रेत की कहानी से ज्यादा चौंकाने वाली बात और क्या हो सकती है? यह आपका होटल है, आपको इसकी और भी सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। अगर कोई और वहां रुका हो और कोई और घटना घट जाए तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह इस मामले को लेकर बहुत चिंतित था, बल्कि इसलिए कि जब वह जागा और उसने आईने में देखा तो उसे अपनी गर्दन पर एक लाल निशान साफ दिखाई दिया। बीच का हिस्सा बहुत हल्का था और मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन किनारे पर एक नीला धब्बा था।
गु चेंग इतना डर गया था कि उसका दम घुटने ही वाला था। गु चेंग को गंभीर भाव से उसकी ओर देखते हुए देखकर शेन युआन ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, यह मैं हूँ। गु चेंग ने दृढ़ता से उत्तर दिया, असंभव। ये सचमुच मैं ही हूँ। मेरे सामने बैठी महिला सौम्य और बुद्धिमान होने के साथ साथ बेहद कोमल भी थी। गु चेंग ने उसकी तरफ देखा, अपना सिर हिलाया और आह भरी। बिल्कुल नहीं, आप उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। शेन युआन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। 6 उसने मन ही मन सोचा, सच में उसकी मेरे बारे में अच्छी राय है। लेकिन शेन युआन बिल्कुल नहीं चाहता था कि भविष्य में गु चेंग को किसी भी तरह का मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचे। या शायद वे इतने डरे हुए हैं कि वे उसके साथ दोबारा होटल आने से इनकार कर रहे हैं। ये सचमुच मैं ही हूँ। मुझे दिलासा देना बंद करो। 3 बार यह बात सुनने के बाद गु चेंग ने सीधे और तर्कसंगत ढंग से जवाब दिया, कल तुम सो रही थी और मैंने ही तुम्हारे बाल दबाकर तुम्हें जगाया था। और तुमने मुझे चुटकी क्यों काटी? मुझे अचानक तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आ रहा है। गु चेंग मन ही मन मुस्कुराया। क्या उसने कल शेन युआन से यही नहीं कहा था? तो फिर तुम मुझे नापसंद क्यों करते हो? उसने लापरवाही से पूछा, उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। फिर जब शेन युआन ने अचानक उसके सामने एक छोटा सा डिब्बा फेंका तो वह चौंक गया। छोटी लाल डिब्बी मेज पर एक बार लुढ़की और गु चेंग की गोद में गिर गई, जिसे उसने जल्दी से पकड़ लिया। कल बार में उन्हें समझाने का मौका नहीं मिला और होटल में वापस आकर भी उन्हें समझाने का अवसर नहीं मिला। अब जबकि शेन युआन ने पहले ही सवाल पूछ लिया था, गु चेंग का चेहरा जम गया। अंदर कुछ लिखावट है, लेकिन उस पर मेरा नाम नहीं है। शेन युआन को ये पहले से ही पता था और वह केवल इस बात से चिंतित था कि उसे गु चेंग को सबक सिखाने का मौका नहीं मिलेगा। वह एक प्रतिभाशाली महिला है, वह इसका इस्तेमाल गु चेंग को चुटकी काटने की घटना को छिपाने के लिए कर सकती है। गु चेंग हकलाते हुए बोला, बात कुछ इस तरह है। शेन युआन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बहाने मत बनाओ, बस मुझे बता दो कि यह मेरे लिए उपहार था या नहीं। शेन युआन के ठंडे चेहरे को देखकर जो वहां बैठी उसे गौर से देख रही थी, वह समझ गया कि वह गुस्से में है। गु चेंग को अजीब तरह से यह महसूस हो रहा था कि वह अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसने उसके लिए जो चीजें खरीदी थी वह उसने उसे दे दी और बाद में उसकी पत्नी ने इसका पता लगा लिया। असल में उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, शेन युआन ने ही गलत समझा और उसकी जेब से निकाल लिया। वे दोनों सिर्फ 2 दिन से ही डेटिंग कर रहे थे, उसे पहले से कैसे पता चल सकता था और वह शेन युआन के लिए चीजें कैसे खरीद सकता था? उसे नहीं लगता था कि उसने कुछ गलत किया है। हालांकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के रूप में गु चेंग एक सिद्धांत जानता था, महिलाएं ईर्ष्यालु प्राणी होती हैं और उनकी सहेलियां हमेशा सही होती हैं। आप अपनी प्रेमिका से तर्क नहीं कर सकते। विचार विमर्श सत्र के बाद गु चेंग ने बहुत धारा प्रवाह ढंग से 3 शब्द बोले, मैं गलत था। शेन युआन को ये देखकर संतोष हुआ कि गु चेंग ने बिना उससे बहस किए आलसी और लापरवाह बैठने की मुद्रा से एक सख्त सैन्य जैसी मुद्रा में बदलाव कर लिया। शेन युआन ने पहले ही ये देख लिया था कि गु चेंग का स्वभाव अच्छा था और वह अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता था। उसे लगा कि अगर वह इसे बहाना बनाकर पूरे दिन गु चेंग से बहस भी करे तो भी वह पलटकर जवाब नहीं देगा। हालांकि वह एक शीर्ष पूंजीपति हैं जो लोगों के दिलों की भावनाओं को समझते हैं। शेन युआन जानती थी कि थोड़ा बहुत ड्रामा ठीक है, लेकिन एक बड़ा झगड़ा रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगा। पुरुषों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती जब महिलाएं बिना वजह लगातार बकबक करती रहती हैं। गु चेंग आज शायद उसकी बात मान ले, लेकिन अगर वह उसके चिल्लाने से परेशान हो जाती है तो हो सकता है कि वह शांति और सुकून चाहे और उससे दूर रहने का फैसला कर ले। इसके बाद शेन युआन ने मुंह फुला लिया और उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। क्या आपको पता है कि मुझे अंगूठी के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो उसे पहले देखा ही नहीं था। कल जब आपकी प्यारी बहन मुझसे मिलने आई थी तब उसने मुझे इसके बारे में बताया। फिर उसने कहा कि तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि तुम उसके बॉयफ्रेंड से नाराज थे और तुम बस मेरे साथ मौज मस्ती करना चाहते थे। उसने तो मुझे बदनाम तक कह दिया। गु चेंग, क्या तुम जानते हो कि मेरा दिल कितना टूटा हुआ है? मैंने पहले सोचा था कि वह तुम्हारा अच्छा दोस्त है और मैं उन पर अच्छा प्रभाव डालना चाहती थी और सबके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने सबको ड्रिंक्स के लिए बुलाया था। मैं तो तुम्हारी बहन की देखभाल करने और उसके करीब आने के बारे में भी सोच रही थी। नतीजतन बहन, जब उन्होंने मुझे लुओ चुसू को शराब पीने से रोकते हुए देखा तो उन्हें लगा होगा कि मैं बेवकूफ हूँ। गु चेंग स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि लुओ चुसू बदल गया है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना बुरा हो जाएगा।
मुझे उस समय बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों इतनी बातें करेंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वरना शेन युआन के दिखने में कोमल और सौम्य स्वभाव को देखते हुए वो उकसाए बिना किसी पर हाथ क्यों उठाएगी। हालांकि वह बहुत समझदार था और उसके शब्दों के एक महत्वपूर्ण तत्व पर हिचकिचाया। लुओ चुसू ने उसे बताया था कि उसके नाम में अक्षर खुदे हुए हैं। उसने लुओ चुसू को पहले से नहीं बताया था और उसे देने का मौका भी नहीं मिला था। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि यह अंगूठी उसी के लिए है, क्योंकि लुओ चुसू ने पहले भी अंगूठी के बारे में उससे बात की थी। लेकिन लुओ चुसू को कैसे पता चला कि उस पर नक्काशी की गई है? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुश्किल में न पड़ जाओ। लेकिन मैं सच में बहुत गुस्से में हूं। इसी वजह से मेरी नींद आधी रात को खुल गई और मैं दोबारा सो नहीं पाई। तुम्हें इतनी गहरी नींद में सोते देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। शेन युआन ने अपनी आंखें मली, फिर धीरे से उसकी ओर देखा, जैसे कोई बच्चा गलती कर बैठा हो। कृपया मुझसे नाराज मत होना, ठीक है? उसके गोरे चीनी मिट्टी जैसे चेहरे पर आंसुओं के दो निशान थे। उसकी आक्रोशपूर्ण लेकिन दयनीय आवाज बार बार गुचेन के दिल को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी। सच कहें तो गुचेन कोई अति नैतिक आदर्शवादी नहीं है। उसका मानना है कि भले ही लुओ चुसू के साथ उसका रिश्ता न बना हो और भले ही उसकी कोई पूर्व प्रेमिका रही हो, फिर भी उसके साथ बेवफाई न करना गलत नहीं है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ प्रेम प्रसंग होते ही हैं। लेकिन इस पल उसे एहसास हुआ कि वह वाकई गलत था। भले ही उसने लुओ चुसू से कभी प्रेम संबंध न बनाया हो, फिर भी उनका रिश्ता इतने सालों से खींचता चला आ रहा था। शेन युआन को शुरू से ही इस बारे में कुछ पता नहीं था और वह उसके प्रति बहुत उत्साहित था। भला ऐसी स्थिति में भला कौन सहज महसूस कर सकता है? अगर शेन युआन के साथ ऐसा होता तो क्या उसे ऐसा महसूस नहीं होता कि उसे धोखा दिया गया है और मूर्ख बनाया गया है? शेन युआन को कल बहुत दर्द हुआ था और उसने अपनी नाराजगी अपने अंदर ही दबा ली। उसने इतने लंबे समय तक उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसके लिए मुश्किलें न खड़ी कर दे। मुझे अब भी डर है कि वह गुस्सा हो जाएगा। मैं अब और चुप नहीं रह सका, इसलिए मुझे कहना ही पड़ा। गु चेंग ने इस सवाल को पहले ही नजरअंदाज कर दिया था कि लुओ चुसू को शिलालेखों के बारे में कैसे पता चला। हो सकता है उसने उन्हें देखा हो, या हो सकता है उसके दोनों भाइयों ने नशे में गलती से यह बात कह दी हो और लुओ चुसू ने सुन ली हो। एक खूबसूरत महिला को आंसू बहाते देखना वाकई दिल दहला देने वाला दृश्य है। सचमुच रोने के कारण गु चेंग का पहले से ही बुद्धिमान मस्तिष्क भी पतित हो गया। गु चेंग ने उसकी ओर देखा और दृढ़ता से कहा, मैंने कल ही कहा था, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती और मुझे चुटकी काटती हो तो कोई बात नहीं, खासकर जब तुम अनुचित नहीं थी। कल जो हुआ वो मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, लेकिन अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनकी त्वरित व्याख्याओं, उनकी गलतियों के वर्णन और लुओ चुसू के साथ उनके संबंधों के स्पष्टीकरण को सुनकर लगभग एक शोध प्रबंध लिखा जा सकता था। शेन युआन ने अपना सिर नीचे झुकाया, मानो आंसू पोंछ रहा हो, और मन ही मन मुस्कुराया। तुम्हारे साथ खेलना उतना ही आसान है जितना किसी कुत्ते के साथ खेलना। स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे आप पर विश्वास है। बस इस तरह की घटना दोबारा न होने दें और लोगों को दुखी न होने दें। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 29 अध्याय 2 जी, तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे चुटकी काटी? मैं स्वस्थ हूँ। जोड़ अध्याय 29 गु चेंग, तो क्या हुआ अगर तुम मुझे चुटकी काट लो? मैं स्वस्थ हूँ। शेन युआन, जो पहले बाहर की तरफ बैठी थी, पीछे की तरफ एक जगह पर चली गई और गु चेन को हाथ हिलाकर बोली, प्रिय इधर आओ, मेरे बगल में बैठो। गु चेन उठकर बैठ गया। शेन युआन ने धीरे से उसकी गर्दन को छुआ और पूछा, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? इससे दर्द नहीं होता। शेन युआन उसके करीब झुकी और उसकी गर्दन पर 2 बार सांस छोड़ी। ये सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं। अगर तुमने अभी तक अपना गुस्सा नहीं निकाला है तो तुम मुझे 2-3 बार और मार सकते हो। ओह, मैं इसे अपने से अलग नहीं कर सकती। ये स्पष्ट है कि विलासिता की गोद में गिरे इस युवक गु चेन को ये पूरी तरह से याद नहीं है कि उसने कल दर्द के बारे में कितनी शिकायत की थी, और आज भी वह अपनी गर्दन के बारे में इस तरह से शिकायत कर रहा है जैसे उसे न्यूरास्थेनिया हो गया हो। शेन युआन की मीठी बातों से प्रभावित होकर वह झूठ बोलने लगा। कोई बात नहीं, शुरू से ही तुम्हारे पास ज्यादा ताकत नहीं थी। क्या आपको वाकई गुस्सा नहीं है? बेशक, मैं नाराज नहीं हूं। शेन युआन ने उसकी ओर देखा और मजे से कहा, प्रिय, क्या तुम आत्मपीड़ित हो?
गु चेंग थोड़ा चौंक गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शेन युआन उसके कंधे पर झुककर जोर से हंसते हुए बोली, मैंने कहा था कि तुम में आत्मपीड़न की प्रवृत्ति है। मैंने ऐसा नहीं किया। गु चेंग ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस डर था कि तुम खुद को दोषी ठहराओगे। मैं खुद को बिल्कुल भी दोषी नहीं मानता, शुरू से ही गलती आपकी थी। उसे रूठते और बड़बड़ाते देख गु चेंग ने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, ये सब मेरी गलती है। लेकिन मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारी गर्दन पर इतने सारे निशान देखकर मैं अब तुम्हें चुटकी नहीं काटूंगी। तुम्हें घायल देखकर मुझे बहुत दर्द होता है। गु चेंग की गर्दन पर लगा रंग वाकई थोड़ा अतिरंजित है, लेकिन उसकी गर्दन पर केवल एक हल्का नीला निशान ही चुटकी काटने से बना था। बाकी के लाल और नीले निशान तो बस लव बाइट्स थे जो अभी तक मिटे नहीं थे। गु चेंग ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाया और उसे दिलासा दिया, क्योंकि वह अपराधबोध महसूस कर रही थी। अगर तुम मुझे चुटकी काट लो तो क्या हुआ? मैं स्वस्थ हूँ, बस मुझे मार मत डालना। गु चेंग के लंबे कद के कारण उनके सहारे खड़ी शेन युआन और भी छोटी और नाजुक दिखाई दे रही थी। उसकी मजबूत बाहों ने उसे घेर लिया और जैसे ही गु चेंग ने उसे सांत्वना दी, शेन युआन पीड़ित की तरह अधिक प्रतीत हुई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस युवा जोड़े के बीच बातचीत इस तरह होगी। यहाँ उनके कोई मेहमान नहीं थे और शेन युआन ने पहले से ही एक जगह आरक्षित करने और अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश न देने की व्यवस्था कर रखी थी। केवल उनके करीब मौजूद दो अंगरक्षकों को ही स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और चौंक गए। ये बात तो तय है कि इस पूरे घटनाक्रम को देखने वाले वे अकेले नहीं थे। लिन बेई और लिu यू अंदर आए और अपनी पीठ की ओर देखते हुए वे एक दूसरे से 2 या 3 मीटर की दूरी पर रुक गए। उन्होंने एक दूसरे को खामोश निगाहों से देखा। लिu यू आश्चर्य से मुंह खोलकर बोली, मुझे लगता है कि मुझे गु चेंग के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। वह क्या कह रहा है? वह क्या कह रहा है? अगर तुम स्वस्थ हो तो मैं तुम्हें चुटकी काट सकता हूं। लेकिन अगर तुमने अभी तक अपना गुस्सा नहीं निकाला है तो मुझे कुछ और बार मारो। क्या कोई कार्बन आधारित प्राणी ऐसा कहेगा? लिन बेई हंसते हुए बोली, गु चेंग को अभी इतना डरा हुआ देखकर मुझे लगा जैसे उसने सचमुच भूत देख लिया हो। लेकिन असल में वह हमें बेवकूफ बनने का नाटक करने और उसका फायदा उठाने के लिए ही आया था। दोनों ने अपने मन में एक ही निष्कर्ष निकाला। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही परिपूर्ण प्रतीत होता है आपके करीब आता है तो सावधान रहें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। वास्तव में गु चेंग यूं ही अपनी पत्नी के सहारे नहीं जी रहा था। मेरी भाभी, जो अमीर और खूबसूरत है, उनमें कुछ अजीब आदतें हैं। वे दोनों गु चेंग और शेन युआन के सामने बैठ गए। भोजन के दौरान उन्होंने देखा कि वे दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। प्रिय, अपना मुंह खोलो और इसे चखो। प्रिय, क्या ये खास तौर पर स्वादिष्ट नहीं है कि मैं तुम्हें खिला रही हूँ? प्रिय, मुझे भी एक निवाला खिला दो। लिन बेई और लिu यू एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचे। वे बिना किसी कारण के अपनी पत्नियों के पैसों पर नहीं जी रहे थे। दोनों आदमियों ने अपने स्टेक को कांटे से 2-3 बार कुरेदा और फिर एक दूसरे की तरफ देखा। लिन बेई, क्या ये खाना है? लिu यू, नहीं, ये कुत्ते का खाना है। लिन बेई, क्या ये कोई दावत है? लिu यू, नहीं, इसे हम दोनों को उनके प्यार का प्रदर्शन देखने के लिए काम पर रखने जैसा समझो। सटीक रूप से कहें तो ये हमारा भावनात्मक मुआवजा है। उनकी बातें सुनकर शेन युआन मुस्कुराया और बोला, ऐसा मत सोचो तुम दोनों। मैंने तुम्हें काम पर नहीं रखा है। मैंने तो बस तुम्हें रात के खाने पर बुलाया है। लिu यू को एहसास हुआ कि शेन युआन गंभीर है और उसने तुरंत स्पष्टीकरण दिया। भाभी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। वे दोनों काफी मिलनसार हैं और वे आमतौर पर इसी तरह बात करते हैं, गु चेंग ने कहा। शेन युआन ने सिर हिलाया। गु चेंग, तुम इतने मिलनसार क्यों नहीं हो? गु चेंग ने सहज भाव से उत्तर दिया, मेरा स्वभाव कुछ अंतर्मुखी है। लिन बेई और लिu यू ने अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हंसी दबी हुई सी निकली, जिससे उन्हें लगभग आंतरिक चोटें लग गईं। शेन युआन मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा था। क्या गु चेंग आमतौर पर शांत नहीं रहता? कल तो वो इतना चुप था, 1-2 या 3 शब्द ही बोल रहा था। मुझे लगा जैसे उसके पास मुझसे बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। दोनों व्यक्तियों ने गु चेंग की ओर देखा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की। गु चेंग ने बेबसी से कहा, तुम दोनों बोलने में हिचकिचा क्यों रहे हो? चेंग जी, मुझे हंसी नहीं आ रही थी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाए। संकोच तो एक विनम्र शब्द है। सच्चे संयमी लोग तो संकोच शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते। ठीक है, तुमने कहा कि तुम अंतर्मुखी हो और मुझे हंसी भी नहीं आई।
और तुमने ये बात इतनी गंभीरता से कही थी। गु चेंग ने अवाक होकर अपनी आंखें घुमाईं। क्या तुम बीमार हो? इतना अधिक ज्ञान बघारने की क्या जरूरत है? शेन युआन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, उसने जो कहा उसमें कोई समस्या नहीं लगती। दोनों भाई अब और चुप नहीं रह सके, खासकर गु चेंग जो इतनी गंभीरता से बोल रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह बहादुरी का दिखावा कर रहा हो। हालांकि लिन बेई ने गु चेंग का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन शेन युआन से बात करते समय खुद ही हंसकर उन्होंने उच्च स्तर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भी प्रदर्शन किया। वो हम दोनों में से किसी के साथ भी संकोच नहीं करता, और न ही तुम्हारे साथ। वह अभी प्यार का अनुभव करना शुरू कर रहा है, उसने अभी तक कुछ भी अनुभव नहीं किया है, और उसकी मुख्य चिंता देखभाल करना है। जब वह परवाह करता है तो वह भ्रमित हो जाता है और गलत बात कहने से डरता है। और भाभी, आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपने गु चेंग को मोहित कर लिया है। नीले आकाश की ओर देखते हुए लिu यू ने जानबूझकर गंभीर स्वर में कहा। आप जितना ज्यादा परवाह करेंगे उतना ही ज्यादा सावधान हो जाएंगे। गु चेंग ने अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखा, उसकी उंगलियां कभी कभी उसके माथे और गालों को खुजलाती थीं, और वह अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए प्रति सेकंड 800 नकली हरकतें करता था। तुम दोनों को इतनी कड़वाहट से बात करने की जरूरत नहीं है। शेन युआन मुस्कुराया और गु चेंग की ओर देखने के लिए मुड़ा। वास्तव में गु चेंग का हाथ अभी भी उसके चेहरे पर था, उसकी निगाहें उंगलियों के बीच से उसे देख रही थीं। कभी कभी लोग काफी असहाय महसूस करते हैं। शेन युआन ने उसकी जांघ पर चुटकी ली। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, तुम ऐसी बेकार की बातें क्यों कह रहे हो? गु चेंग ने अप्रयुक्त माइक्रोफोन बंद कर दिया। हाँ, मुझे डर है कि कहीं मैं कुछ गलत न कह दूं। खाने की मेज पर माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण था। सामंजस्य कहाँ है? गु चेंग के बोलते ही मेज पर बैठे 4 लोगों में से 3 उस पर हंसने लगे। #30 अध्याय 30 में शेन युआन ने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का वर्णन शालीनता और संयम के साथ किया है। जोड़: अध्याय 30 में शेन युआन ने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का वर्णन शालीनता और संयम के साथ किया है। शेन युआन ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और उसे आंख मारी। बहुत खूबसूरत, बहुत मोहक, मैं इतनी सावधानी बरत रही थी। गु चेंग ने बगल में लगे कांच के घेरे पर एक नजर डाली। क्या मैं यहां से कूद सकता हूं? आप क्या करने जा रहे हैं? गु चेंग ने दोनों हाथों से अपने बाल पीछे खींचे और असहाय और कड़वे भाव से उन तीनों लोगों को देखा। मैं तुम तीनों को एक ऐसा मनोवैज्ञानिक घाव देना चाहता हूं जिसे तुम जीवन भर कभी नहीं मिटा पाओगे। हा 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 हा। सामने बैठे दोनों लोग जोर जोर से हंसने लगे। गु चेंग, क्या ये वाकई जरूरी है? लिन बेई ने उसकी ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा। हाँ, ये तो बस कुछ ही शब्द हैं, है ना? लिu यू जोर से हंसी। शेन युआन ने उन दोनों का समर्थन किया। हाँ, गु चेंग, ये बस कुछ ही शब्द थे। ये कैसी बात है? गु चेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। कौन सा भला भला इतनी बेशर्मी से सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें कहेगा? शेन युआन ने गु चेंग के कंधे पर सिर रखकर हंसते हुए कहा, तुम्हें मुहावरों का काफी ज्ञान है। गु चेंग ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा, वो पूरी तरह सुन्न महसूस कर रहा था। क्या हम इसके बारे में बात न करें? चलो खाना खाते हैं, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? नहीं, ये देखकर कि वह टूट रहा है, शेन युआन ने उसे थोड़ा सा रास्ता सुझाया। जब हम अकेले हों तब मुझसे अकेले में बात करना। ठीक है। गु चेंग तुरंत सहमत हो गया, सार्वजनिक रूप से यातना सहने से तो ये बेहतर था। ... कुछ देर खाना खाने के बाद शेन युआन ने उनसे कुछ सवाल पूछे। आपका खाना हो गया क्या? लिन बेई और लिu यू ने सिर हिलाया, एक दूसरे की ओर देखा और फिर बोले। भाभी, गु चेंग ने कल हमें शराब पिलाई थी, इसलिए कृपया हमें भी रुकने का निमंत्रण दें। हम आपको रात का खाना खिलाएंगे। उन्होंने कमरे में रहते हुए चुपके से इस बारे में चर्चा की थी और होटल के खाने पीने के खर्च की भी जांच कर ली थी। हालांकि होटल महंगा था, फिर भी वे रेस्टोरेंट का खर्च उठा सकते थे। दोस्तों को एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि वे एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे, लेकिन वास्तव में वे ऐसा कर रहे थे और उन्हें इस बात का पछतावा था। जैसे ही गु चेंग बोल रहा था, उसे तुरंत शेन युआन का पहले का बयान याद आ गया। उसने अपने पत्ते सबके सामने रख दिए थे। सच कहूं तो उसका लहजा मजाकिया नहीं था और उसने जो कहा वो सच था। लेकिन न जाने क्यों, जब भी गु चेंग उसे बोलते सुनता, हंसे बिना नहीं रह पाता था। जैसा कि उम्मीद थी, शेन युआन ने इसे छिपाया नहीं। ये होटल मेरी भाभी का है, इसलिए आपको इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये पसंद आए तो बस यहाँ बार बार आते रहिएगा। बस मेरी भाभी का नाम बता दीजिएगा।
मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है। गु चेंग की शांत प्रतिक्रिया की तुलना में लिन बेई और ल्यू यू की प्रतिक्रियाएं स्पष्ट रूप से अधिक सामान्य थीं। उनकी आंखें मानो बल्ब की तरह बाहर निकल रही थीं। अरे यार, मुझे पता था कि तुम अमीर हो, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम इतने अमीर होगे। भाभी, आपका परिवार वास्तव में क्या करता है? गु चेंग द्वारा पहले शेन युआन की पृष्ठभूमि की पड़ताल न करने का एक कारण ये था कि उसे लगा कि ऐसे प्रश्न पूछना उचित नहीं होगा। जो व्यक्ति चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, भले ही वह सिर्फ और अधिक जानना चाहता हो सकता है कि भविष्य में वह किसी और चीज की तलाश में हो। लेकिन लिन बेई का सवाल स्वाभाविक रूप से आया। चूंकि शेन युआन कल फरारी चला सकती थी और आज उसने खुद पहल करके कहा कि डीन होटल उसका है, इसलिए यह मानना सुरक्षित है कि उसका कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं है। वे सभी उद्योगों में फैले हुए हैं, मुख्य रूप से निवेश में लगे हुए हैं। आहा, दोनों ने सिर हिलाया, मानो उन्हें बात समझ आ गई हो। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो भाभी जी, आपको काफी मशहूर होना चाहिए। दरअसल हमें जिज्ञासा हुई और हमने कल इसके बारे में पता भी लगाया, लिन बेई ने असहजता से कहा। उसने उदारतापूर्वक हाथ हिलाते हुए कहा, आपकी भाभी एक खानदानी है, आपने ये कहावत नहीं सुनी? सच्चे कुलीन परिवार पर्दे के पीछे रहते हैं और आसानी से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते। ये होटल भी प्रबंधक के नाम पर है। शेन युआन मिलनसार और स्वाभाविक प्रतीत होती हैं, उनमें कोई बनावटीपन नहीं है, जिससे ये कल्पना करना मुश्किल हो जाता है कि उनकी पृष्ठभूमि ऐसी है। क्या सभी चायबोल आपकी तरह ही होते हैं, भाभी, जिनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है? दोनों सचमुच आश्चर्यचकित रह गए। मुझे दूसरों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं लंबे समय से विदेश में रह रहा हूँ। मेरे माता पिता ने मेरी अच्छी तरह से रक्षा की और मुझे बहुत से लोगों से मिलने जुलने नहीं दिया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था और मेरा परिवार वास्तव में नहीं चाहता था कि मैं इसे अपना करियर बनाऊं। मुझे लगता है कि मैं खुद को उन अमीर बच्चों में से एक कहूंगा जो बिना किसी चिंता के जीवन बिताते हैं। ये कितना अद्भुत जीवन है। शेन युआन ने आह भरते हुए कहा, ये बहुत दुख की बात है कि एक धनी और खूबसूरत महिला के रूप में मेरा जीवन, जहां मैं आराम से बैठकर कुछ भी न कर सकती थी, मेरे माता पिता ने चकनाचूर कर दिया। उन्हें ये पसंद नहीं था कि मैं सारा दिन घर पर रहती थी, इसलिए वे मुझे कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए वापस चीन ले आए। ये देखकर कि शेन युआन खुलेआम अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को स्वीकार कर सकता है और जानता है कि उसका परिवार बहुत शक्तिशाली है, दोनों ने उधर खड़े अंगरक्षक की ओर एक नजर डाली। ल्यू यू ने संशय से कहा, भाभी, आपका परिवार इतना समृद्ध है, आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। कल तो चेन लेई आपसे लड़ने के लिए भी तैयार था। शेन युआन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। मेरे माता पिता ने मुझे बॉडीगार्ड मुहैया कराया है। अगर उन्हें पता चलता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है, तो वे मेरे माता पिता को सूचित कर देंगे। दरअसल बचपन में मेरा अपहरण हो गया था और मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरे बारे में दोबारा चिंता करनी पड़े। उसके चेहरे पर, जो कभी गहरी उदासी और निराशा से भरा हुआ था, जबरदस्ती एक मुस्कान आ गई। इसके अलावा हम तो बस दोस्त थे जो साथ में बाहर घूमने गए थे। मेरी बहन और गु चेंग एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं और मैं सबके लिए माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। सच कहें तो गु चेंग को भी इस मामले में कई शंकाएं थीं। शेन युआन अपने साथ हर जगह 2 अंगरक्षक रखता है। क्या ये 2 शुभंकर ले जाने के लिए है? कुछ घटने पर भी उन्होंने मदद के लिए फोन तक नहीं किया। अब मुझे समझ आई, पता चला कि वह नहीं चाहती थी कि उसके परिवार को चिंता हो। मैं सबको नाखुश नहीं करना चाहता। वह बेहद मासूम और दयालु है। मुझे तो बचपन में अपहरण भी कर लिया गया था। जैसे ही शेन युआन ने वह वाक्य कहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने माहौल खराब न करने के लिए जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। गु चेंग का दिल टूट गया था। पूछना बंद करो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी जनगणना कर रहे हो, गु चेंग ने कहा। शेन युआन ने हाथ बढ़ाकर एक टिश्यू निकाला और धीरे से अपनी आंखों में उमड़ रहे आंसुओं को पोंछ लिया। लेकिन टिश्यू पेपर से छिपी हुई एक जगह पर, जहां किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसके चेहरे पर एक हल्की, लगभग मनोरंजक मुस्कान दिखाई दी। मैं रोई, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। चेन ले ही वह व्यक्ति है जिसे मैंने ढूंढा। जिस किसी ने भी मुझे अगवा करने की हिम्मत की, वह बहुत पहले मर चुका है। मैं तुम सबके साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करता हूँ। शेन युआन कमजोरी से गु चेंग के कंधे पर झुक गई और धीरे धीरे रोने लगी। गु चेंग, उन्हें दोष मत दो। शेन युआन को अचानक रोते हुए देखकर लिन बेई और ल्यू यू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बार बार पूछे गए सवालों के कारण ही वह रो रहा था। मुझे बहुत खेद है, भाभी। हम तो बस यूं ही पूछ रहे थे।
हम स्वभाव से ही मिलनसार और बातूनी हैं और हमारा इरादा आपकी दर्दनाक यादों को ताज़ा करने का नहीं था। शेन युआन ने उदारतापूर्वक कहा। सच कहूं तो मेरे कभी ज्यादा दोस्त नहीं रहे और मुझे कभी किसी से अपने दिल की बात कहने का मौका नहीं मिला। मेरे माता पिता का व्यक्तित्व बहुत दृढ़ है। अगर मैं उनसे बात करता हूं तो वे केवल यही शिकायत करते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी बात सुनने और मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हैं। हालांकि शेन युआन ने ऐसा कहा, लेकिन दोनों को अपराधबोध हुआ और वे आगे बोलने में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। जब गु चेन किसी को सांत्वना दे रहा था तो उन दोनों ने तीसरे पहिए न बनने का फैसला किया और चुपचाप गायब हो गए।